हेलो डियर सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स। अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर आप सभी स्टूडेंट का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग एक न्यू सीरीज और सेशन में हैं जो आंसर राइटिंग के रूप में आपके बीच में है। आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे आंसर राइटिंग की। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज आंसर राइटिंग सेशन पर इस टॉपिक को चर्चा करेंगे। आंसर राइटिंग सेशन में सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज है वो आपको समझना होगा कि सही आंसर होता क्या है। हम आंसर राइटिंग सेशन में इसे हम हिंदी में कहेंगे उत्तर लेखन सत्र। उत्तर लेखन सत्र। आज के सेशन में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कमीशन अर्थात लोक सेवा आयोग, चाहे वो संघ लोक सेवा आयोग हो या उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग हो या कोई अन्य आयोग, आयोग किस तरह के आंसर्स को अच्छे नंबर देता है और आप क्या करें कि आप सबसे अच्छा आंसर लिख सकें। इसके लिए हम कुछ बेसिक सब्जेक्ट्स पर आप बात करेंगे। आंसर राइटिंग के बेसिक्स क्या होते हैं और कैसे एक अच्छा आंसर लिखा जाता है और कैसे किसी आंसर को कमीशन अच्छा या बुरा कह देता है, इस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। और आज ही हम लोग, चूंकि ये सेशन उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से है और आने वाले जनवरी में उत्तर प्रदेश पीसीएस की परीक्षा मुख्य परीक्षा होने वाली है, उसके लिए आंसर राइटिंग इंप्रूवमेंट का ये सेशन आपके बीच में दिया जा रहा है। ठीक है, सो 3 बेसिक पैरामीटर्स पर हम लोग बात करेंगे कि आंसर राइटिंग पहले होता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग आंसर राइटिंग के सब्जेक्ट पर जाएंगे, यानी हम इसका एक विषय परिचय आपके बीच में चर्चा करेंगे। हम आंसर राइटिंग का एक विषय परिचय सत्र आपके बीच में आज लेकर आएंगे। इसमें एक आंसर राइटिंग होती क्या है, यानी कमीशन, जैसे हिंदी में हम लोग कहते हैं आयोग, आयोग के मानक क्या है, हम उसे समझने की कोशिश करेंगे। दूसरा, उत्तर लेखन के लिए उत्तर लेखन प्रयास कैसे होगा, हम लोग उसकी चर्चा करेंगे। सो फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, व्हाट आर द पैरामीटर्स ऑफ commission for answer writing? So here is the parameters of commission and second one is answer writing practice. So हम लोग आज के सेशन में हिंदी और इंग्लिश को इस तरह से लेकर चलेंगे कि दोनों ही माध्यम के विद्यार्थियों को इसका फायदा मिल सके। सो फर्स्ट होगा सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन और दूसरा पार्ट जो हम आपके बीच में लेकर के आएंगे वो होगा उत्तर लेखन शैली से रिलेटेड विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों को हम उत्तर लिखने की कोशिश भी करेंगे। तो हम विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न का मानक उत्तर लेखन, इंग्लिश बोलते हैं स्टैंडर्ड राइटिंग, मानक उत्तर लेखन का अभ्यास करेंगे। तो आज का सेशन बेसिकली हम 2 पार्ट में बांटकर आपके बीच में लेकर आएंगे। पहले आंसर राइटिंग होती क्या है, आंसर राइटिंग स्किल्स किसको कहते हैं, क्या आयोग के कुछ मानक हैं, किसी भी आंसर को चेक करने का क्या अपना कुछ मानक होता है, यदि हाँ तो वो क्या होता है, हम लोग उसकी चर्चा यहां करेंगे। और फिर उत्तर लेखन के प्रयास के दौरान आपको क्या कैसे करना चाहिए, हम इसकी चर्चा करेंगे। ये दोनों ही चीज समझने के बाद लास्ट ईयर का लेटेस्ट 2020 यानी पिछले वर्ष जो जीएस पेपर 1 के सवाल पूछे गए उनमें से एक सवाल आर्ट एंड कल्चर का हम आपके बीच में ले लेंगे। वजह 10 तारीख से आर्ट एंड कल्चर का एक मेंस स्पेशल बैच हम आपके बीच में स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आर्ट एंड कल्चर की सारी चीजें आपको पढ़ाई भी जाएंगी
और साथ साथ आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी कराई जाएगी। कंप्लीट नोट्स आपको मिलेगा, कुछ प्रिंटेड नोट्स होंगे, कुछ मेरे हाथ के लिखे नोट्स होंगे और कुछ क्लास में लिखाया जाएगा। 20 लेक्चर में एक कंप्लीट सेशन आर्ट एंड कल्चर का हम आपको देंगे। तो आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड ये क्वेश्चन लेकर उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक, अब इन 2 सेशन को स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि यूट्यूब सेशन ओपन फॉर ऑल है, अर्थात इसमें वो विद्यार्थी भी हमारा क्लास ज्वाइन करते हैं जिन्होंने अभी तक अनअकैडमी का कोई भी बैच ज्वाइन नहीं किया है। तो अगर अनअकैडमी की प्लेटफॉर्म पे आपने कोई बैच ज्वाइन नहीं किया है तो हम इसे आपके बीच में चीजों को रखने की कोशिश करेंगे और ये देखेंगे कि आप इसको बेहतर तरीके से कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है ना? चलिए, अब हम लोग इस आंसर राइटिंग सेशन में स्टार्ट करने से पहले अनअकैडमी आपके लिए कुछ विशेष प्रोग्राम लेकर आया है। हम उस विशेष प्रोग्राम की थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। चलिए, हम जल्दी से आपके बीच में, अब आप जिस प्लेटफॉर्म पर हैं वो अनअकैडमी का यूपी पीएससी एंड यूपी ट्रिपल एससी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। आप इसमें कोई भी चीज अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इसके लिए आपको प्लस कोर्स को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। जब आप प्लस कोर्स को सब्सक्राइब करेंगे, तो कोई भी कोर्स, कंप्लीट कोर्स आपको मिल जाएगा। यूट्यूब पर हम उस कोर्स से रिलेटेड 1 या 2 टॉपिक आपके बीच में हम लेकर आते हैं जिससे चीजों को आप बेहतर तरीके से समझ पाए। ठीक है ना? जी हाँ। चलिए, दूसरी स्लाइड से बात को समझने की कोशिश करते हैं। इसको करने के लिए आपको करना कुछ नहीं है, आपको अनअकैडमी का एक ऐप डाउनलोड करना है, अपनी लर्निंग स्टार्ट करना है, कुछ डिटेल्स फिल करने हैं, अपना गोल सेलेक्ट करना है जैसे आईएएस या स्टेट पीसीएस, और फिर अपनी पसंद की टीम के साथ अपने कोर्स को पढ़ना स्टार्ट करना है। और क्या करना है? अनअकैडमी की डिफरेंट एडवांटेजेस हैं, जैसे एनी टाइम एनीवेयर लाइव एंड रिकॉर्डेड सेशन। आप कहीं भी कभी भी या तो लाइव क्लास ज्वाइन करना चाहें तो लाइव, अगर आप बिजी हैं तो आप रिकॉर्डेड सेशन से भी अपना काम चला सकते हैं। बेस्ट एजुकेटर्स आपको क्लास दे रहे हैं, आपके पास मल्टीपल करिस्पॉन्डेंस मटेरियल मिल जाएंगे। स्ट्रक्चर्ड पेडागोजी है, अर्थात जिस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं सिर्फ उसी एग्जाम से रिलेटेड आपको गाइडलाइंस मिलती है। जैसे आज का सेशन आपके बीच में यूपी पीसीएस मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से है। हालांकि इसमें जो आर्ट आप सीखेंगे उसका फायदा आप यूपीएससी मेंस में भी ले सकते हैं, राइटिंग स्किल में, किसी भी स्टेट कमीशन के मेंस एग्जामिनेशन में, लोअर सबऑर्डिनेट के बीईओ के मेंस के एग्जामिनेशन में भी इसका लाभ आपको मिल सकता है। हम टाइम टू टाइम इवेंट्स रखते हैं जैसे वर्कशॉप सेशन, स्ट्रेटजी सेशन और मास्टर क्लास सेशन। आज सुबह अनअकैडमी के स्पेशल प्लेटफॉर्म पर जो ओपन फॉर ऑल है, चाहे आपने एडमिशन लिया हो या न लिया हो, अनअकैडमी कई प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक पहुंचता है। एक यूट्यूब पर आप अभी हमारे साथ हैं, आप अनअकैडमी का प्लेटफॉर्म डाउनलोड कर लें, एडमिशन लेने की जरूरत नहीं। वहां भी आपको कुछ फ्री क्लासेस, उन्हें स्पेशल क्लासेस कहते हैं। आज ही हमने उस स्पेशल क्लास पर आर्ट एंड कल्चर के बेसिक्स की चर्चा की, सिलेबस, ट्रेंड एनालिसिस और कैसे पढ़ेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं वर्कशॉप सेशन। तो आज ही वो वर्कशॉप सेशन आपके बीच में हुआ, स्ट्रेटजी सेशन की भी उसमें चर्चा कर दी गई और मास्टर क्लास कल उसमें आने वाला है। मास्टर क्लास का अर्थ होता है किसी भी एक टॉपिक को हम लेंगे और उसका एक्सट्रीम क्लास में डिस्कस कर देंगे। कैसा भी क्वेश्चन कमीशन पूछे आप उसके उत्तर वहां से देना सीख जाते हैं। अनलिमिटेड क्विजेज हम स्टार्ट कर चुके हैं, मौका मिला तो आज ही एक क्विज प्रैक्टिस हम आपको करा देंगे, वरना आने वाले समय में हम कुछ प्रैक्टिसेस भी आपके बीच में लाएंगे। स्टडी मटेरियल्स पीडीएफ फॉर्मेट में मिलते हैं। नॉर्मली यूट्यूब पर हम आपको पीडीएफ फॉर्म नहीं दे पाते, हम टेलीग्राम चैनल पर देते हैं। इसके लिए हमारा टेलीग्राम चैनल भी आपको डाउनलोड कर लेना है, या यूं कहीं आप उससे कनेक्ट हो जाएं। डाउनलोड तो वहां नहीं करना होता है, आप केवल कनेक्ट हो जाएंगे, हम उसमें आईडी भी आपसे शेयर कर देते हैं। मल्टीपल लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन है और कमाल कमाल के सेशन से, चलिए कुछ सेशन की चर्चा कर देते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप जैसे ऑफलाइन क्लास में अपने टीचर से हाथ खड़ा करके सवाल पूछ लेते थे और वो जवाब दे देता था, उससे कहीं बेहतर सिचुएशन है रेज हैंड सिस्टम। इसमें कोई टॉपिक पढ़ाया जा रहा है और कैंडिडेट को कोई डाउट है तो वो हैंड रेज का एक बटन दबाता है और एजुकेटर के पास उसका मैसेज जाता है और एजुकेटर उसे अगर एक्सेप्ट कर लेता है तो इंटरनेट कॉल के थ्रू आप सीधे अपने एजुकेटर से बात कर सकते हैं
और एजुकेटर आपको जवाब देता है। ये आपके ऑफलाइन क्लास से भी बेहतर सर्विस है, बिकॉज उसके लिए आपको बड़े संस्थानों में, महानगरों में जाना पड़ेगा, महंगी फीस, महंगे मकान किराए पे लेने पड़ेंगे। आप गांव में भी बैठे बैठे अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म से वही सुविधा अपने घर और गांव से प्राप्त कर सकते हैं। ये इसका एक बेनिफिट है। यहाँ पर एक और सुविधा अनअकैडमी ने आपके लिए दी है कि अगर आप टैलेंटेड बच्चे हैं तो पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। हर संडे 10 बजे इंग्लिश और हिंदी मीडियम में हम एक टेस्ट कंडक्ट कराते हैं जो यूपी पीसीएस स्टैंडर्ड का होता है। इसमें 200 नंबर का ये एग्जाम होगा, 120 मिनट का समय देना होगा, 150 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे और निगेटिव मार्किंग। अगर आपने रैंक 1 हासिल की, हर हफ्ते ये रैंकिंग होती है, तो 100% 6 महीने तक के लिए आप प्लस सब्सक्रिप्शन फ्री में पढ़ सकते हैं। अगर सेकंड और थर्ड रैंकिंग है तो 50% स्कॉलरशिप के साथ 6 महीने तक प्लस सब्सक्रिप्शन यूज करें। अगर 4 to 25 रैंक है तो 25% की स्कॉलरशिप अगले 6 महीने तक प्लस सब्सक्रिप्शन पर आपको मिल जाता है। इसका फायदा लें और इससे रिलेट कर आप अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करें। जब हम बात करते हैं कोर्सेज की, तो हर तरह की जरूरत के कोर्सेज आप इस प्लेटफॉर्म पर हैं। ये यूपी पीएससी और यूपी ट्रिपल एससी दोनों तरह के कोर्सेज इस प्लेटफॉर्म पर होते हैं, जैसे आरओ और एआरओ जैसा एग्जामिनेशन, इलाहाबाद हाई कोर्ट जैसा एग्जामिनेशन। इलाहाबाद हाई कोर्ट में आरओ एआरओ की जो वैकेंसी आती है उसके लिए मल्टीपल चॉइस कोर्सेज हम लोगों ने स्टार्ट किए। इसमें एक डेडिकेटेड टीम आपको गाइड कर रही है। 7 और 8 नवंबर को इस पर अच्छे क्लासेस हुए, कल भी और आज भी। ऐसी सीरीज आगे भी आपको मिलती रहेगी। प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, अगर आप आरओ या आरओ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, अमरनाथ गुप्ता जी के माध्यम से आप इसे भी जान सकते हैं। इसी तरह के कुछ और स्पेशल कोर्सेज हैं, जैसे अगर आप टारगेटेड 2022 के स्टूडेंट हैं तो इसके लिए मैं खुद आपके बीच में आर्ट एंड कल्चर का एक सेशन ला चुका हूं। आज 8 तारीख को आ चुका है, कल भी आएगा, परसों भी आएगा। 3 दिन की एक सीरीज है। आज हमने इसे वर्कशॉप और स्ट्रेटजी सेशन के रूप में, क्या है आपका सिलेबस, कैसा ट्रेंड है आजकल, कैसे कमीशन सवाल पूछ रहा है और इसके लिए कैसे तैयारी करनी चाहिए, इसकी लंबी चर्चा आज हमने कर ली। कल हम एक टॉपिक उठाएंगे, एंशियंट इंडिया में पेंटिंग कैसे होती थी, खासकर आदि मानव पेंटिंग्स कैसे बनाते थे, उस पर कल चर्चा करेंगे। और फिर हम वैदिक या संगम साहित्य जैसे विषय लेंगे। तो 3 ही चीज कमीशन के पाठ्यक्रम में है आर्ट एंड कल्चर में। एक तो है आर्ट फॉर्म यानी कला के विभिन्न रूप, दूसरा है लिटरेचर और तीसरा है आर्किटेक्चर। तो ये सब सैंपल में आपको क्लास देखने को मिल जाएगा। अगर वो अच्छा लगे और लगे कि हाँ वाकई इस तरह से पढ़ने पर नंबर मिलेंगे तो कंप्लीट कोर्स आप ज्वाइन करिए, वरना आप ओपन टू ऑल सेशन को ज्वाइन करें। अब 10 तारीख को ही यानी डे आफ्टर टुमारो मुकेश कुमार सिंह जी एक स्पेशल सेशन आपके लिए ला रहे हैं, प्रिपरेशन स्ट्रेटजी एंड गाइडेंस, हाउ टू क्रैक योर उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जामिनेशन। आप उत्तर प्रदेश कमीशन का कोई भी एग्जाम, स्पेशली पीसीएस, लोअर सबॉर्डिनेट या कोई भी ऐसा एग्जाम जो आयोग कंडक्ट कराता है, 12 महीने में प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा की तैयारी कैसे कंप्लीट होगी, ये मुकेश जी आपके बीच में लेकर आएंगे। स्टूडेंट के सबसे चहेते एजुकेटर्स में से एक है। इनकी बात सिर्फ दिमाग में नहीं दिल में भी उतर जाती है। आप इनके माध्यम से चीजों को पढ़ सकते हैं। चलिए हम और भी ऐसे कोर्सेज की इंफॉर्मेशन आपके बीच में देते रहें। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, आज जिस कोर्स के लिए आप हमारे बीच में हैं, पहले हम उस कोर्स की बात करते हैं, ठीक है। अब हम लोग जिस कोर्स के रूप में आपके बीच में हैं, हम बात कर रहे थे अपने उत्तर लेखन शैली के लिए। आज का सेशन डेडिकेटेड है आंसर राइटिंग सेशन पर। अब इसमें हम 2 हिस्सों में से बांटकर आपके बीच में रखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए हम इसको जरा सा इसके साइज को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, जिससे कि ये चीज और बेहतर तरीके से आपके बीच में आ सके, क्योंकि ये इसकी साइज बड़ी छोटी हो गई है। बस वेट अ मिनट। तो इसकी थिकनेस हम ये ले लेते हैं, ये और पतली हो गई। हम्म।
चलिए मैं देखता हूँ, ये शायद कुछ मोटी, ठीक है, इसे यूज करेंगे तो आपको चीजें क्लियर दिखाई देंगी। अब हम लोग सबसे पहले बात करते हैं राइटिंग स्किल होती क्या है। ठीक है, राइटिंग स्किल का अर्थ क्या होता है? उत्तर लेखन शैली। चलिए हम एक नया पेज यूज करते हैं आपके लिए, ये पेज फिल हो गया। तो सबसे पहले उत्तर लेखन शैली विषय परिचय। ठीक है, उत्तर लेखन शैली विषय परिचय की बात करते हैं। ये बहुत बोल्ड हो गया है, इसको थोड़ा सा हम लोग और इसकी थिकनेस को हम लोग कम कर लेते हैं। अब उत्तर लेखन शैली के इस स्वरूप को जरा समझ लेते हैं। सबसे पहली चीज कि जब हम किसी एग्जाम में फेस करते हैं, खासकर मुख्य परीक्षा, तो मुख्य परीक्षा में निबंधात्मक लेखन शैली प्रचलन में है। निबंधात्मक लेखन शैली प्रचलन में है। अब निबंधात्मक लेखन शैली के कुछ मानक हैं। वो मानक क्या है उसे आपको समझना होगा। चलिए हम इसके कुछ मानकों की चर्चा कर लेते हैं। कमीशन किस क्वेश्चन को ज्यादा नंबर देता है और कुछ क्वेश्चन को ज्यादा कम नंबर देता है? मानक नंबर 1, जब भी किसी क्वेश्चन का आंसर कमीशन चेक करता है तो वो देखता है कि प्रश्न की मांग पूरी की गई है कि नहीं। तो वो होता है प्रश्न की मांग, प्रश्न की मांग। अर्थात एक पहला मानक है कि कमीशन ये चेक करता है कि जितना प्रश्न पूछा गया, क्या प्रश्न के सभी आयामों को कवर किया गया, यानी जितनी डिमांड है क्वेश्चन की वो सब कंप्लीट हुआ, यानी डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। प्रश्न की मांग का अर्थ है डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। अभी जो डिमांड ऑफ द क्वेश्चन है, इस डिमांड ऑफ द क्वेश्चन के अंतर्गत और सब टाइप टॉपिक्स क्या होते हैं, क्या चीज उसमें से पूछे जा सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अब इसके लिए मैं एक डिफरेंट कलर यूज कर लेता हूं जिससे कि आप चीजों को और क्लियर तरीके से समझ सकें। इसमें जो पहली चीज है वो है मुख्य मांग। मुख्य मांग या इसी को कह सकते हैं मुख्य विषय। मुख्य विषय प्रश्न में कोई एक टॉपिक ऐसा होगा जो मेन सब्जेक्ट होगा, आपको ढूंढना है कि प्रश्न में मेन, अभी मैं विद एग्जांपल आपको समझाऊंगा। मुख्य मांग क्या है, मुख्य विषय क्या है, आपको वहां से पूछा जाएगा। इसी को हम लोग इंग्लिश में अगर समझे तो ये हो गया मेन डिमांड, मेन डिमांड, और यू कैन से मेन सब्जेक्ट। राइट, तो पहली चीज होती है कि क्वेश्चन में आपको ढूंढना है कि सब्जेक्ट में किस मुख्य विषय पर सवाल पूछा गया है। और दूसरा होता है उपमांग, या हिंदी में हम कह सकते हैं उप विषय। उप विषय इंग्लिश में आप इसी को कह सकते हैं सब डिमांड, और यू कैन से सब टाइटल, और यू कैन से सब टॉपिक। तो आपको कमीशन ये देखता है कि क्या प्रश्न की मूल मांग के साथ साथ यदि प्रश्न में कोई उपमांग है तो क्या मूल मांग और उपमांग सभी हिस्सों को प्रश्न का उत्तर देते समय विद्यार्थी ने ध्यान दिया है कि नहीं, और सभी विषयों पे उत्तर लिखे गए हैं कि नहीं लिखे गए। ठीक, जब प्रश्न की मांग चेक कर लेता है कमीशन, तब वो एक दूसरी विषय पर आता है, और वो दूसरा टॉपिक है जो मूल रूप में वो जानना चाहता है, अब वो है उत्तर प्रस्तुति प्रारूप। तो उत्तर प्रस्तुति प्रारूप, यानी इंग्लिश में कहें तो प्रेजेंटेशन
स्टाइल क्या है आपकी, ये चेक करता है। अब प्रेजेंटेशन स्टाइल किस चीज पे डिपेंड करता है, ये समझना होगा। जो प्रेजेंटेशन स्टाइल है वो एक चीज पे डिपेंड करता है, और वो है टेक्निकल वर्ड्स, यानी तकनीकी शब्दावली। तकनीकी शब्दावली पर। अभी तकनीकी शब्दावली क्या चीज होती है, चलिए इसे भी आपको समझाते हैं। आप मेंस के क्वेश्चन बैंक्स को जरूर देखें, आपको ये तकनीकी शब्दावलियां मिल जाएंगी, मैं एग्जांपल्स के साथ बताता चल रहा हूं। आपने देखा होगा एक शब्द आता है टिप्पणी करें। टिप्पणी करें, इसकी इंग्लिश होगी कमेंट, ठीक। दूसरा आएगा व्याख्या करें, इंग्लिश आएगी डिटेल, ठीक। नेक्स्ट आएगा विवेचना करें, इंग्लिश में आएगा इन्वेस्टिगेट करने के लिए। चर्चा करें, इंग्लिश में आएगा डिस्कस। आलोचना करें, आलोचना करें, इंग्लिश में आएगा क्रिटिसाइज। इसी तरीके से समीक्षा करें, समालोचना करें, ऐसे ढेर सारे वर्ड्स क्वेश्चन के लास्ट में लिखे होते हैं, जैसे 1857 की क्रांति के कारण, घटनाक्रम एवं परिणाम तथा प्रभाव पर टिप्पणी करें या आलोचनात्मक व्याख्या करें, ऐसे शब्द पीछे लिखे होते हैं। तो कमीशन खुद कहता है कि आपको उत्तर इस तरह से परोसना है, क्योंकि व्याख्या की तरह टिप्पणी नहीं लिखी जाती, टिप्पणी की तरह विवेचना नहीं लिखी जाती, विवेचना की तरह चर्चा नहीं की जाती, चर्चा की तरह आलोचना नहीं की जाती, आलोचना की तरह समीक्षा नहीं लिखी जाती। अब आप स्टूडेंट को ये किसी ने बताया ही नहीं कि लिखते समय हमें आलोचना, विवेचना, समालोचना कैसे कैसे लिखनी चाहिए। मेरा काम है ऐसी सीरीज के माध्यम से हम ऐसे ज्यादातर टेक्निकल वर्ड्स क्वेश्चंस में लेते जाएंगे और आपको समझाते चलेंगे। पहला टॉपिक टिप्पणी है। आज हम एक टिप्पणी आधारित सवाल ही आपके बीच में लेंगे। अगला कोई क्वेश्चन लेंगे तो उसमें विवेचना या आलोचना ले लेंगे, और एक दिन इन टेक्निकल वर्ड्स पर यूट्यूब पर ही हम डिटेल सेशन देंगे, हर एक शब्द का मतलब बताएंगे कि आपको यूज कैसे करना है। क्लियर? तो कमीशन ने देखता है कि कमीशन ने क्वेश्चन में दिया टिप्पणी करें, तो कहीं आपने आलोचना तो नहीं कर दी, तो इससे भी नंबर कटेंगे। कमीशन ने देखता है कि प्रश्न की जो मूल मांग है, क्या उस मूल मांग को आपने पकड़ा कि नहीं पकड़ा, और अगर पकड़ लिया तो आपने उसके सभी छोटे बड़े आयाम पर उत्तर लिखा कि नहीं लिखा। अभी एक एग्जाम्पल हम काल्पनिक प्रश्न आपके सामने रखेंगे, और फिर दूसरा क्वेश्चन जो यूपीपीएससी ने पूछा है वो आपके सामने रखेंगे, ठीक। तो मैंने अभी मानक की चर्चा की पिछले क्लास में, यानी पिछले पेज पर हम देखें, मैंने पिछले पेज पर देखा, पिछले पेज पर हमने कहा कि सबसे पहले हम लोग विषय परिचय समझने की कोशिश करेंगे। इसमें कमीशन के मानकों की भी चर्चा हो रही है, ठीक है। फिर उत्तर लेखन किया कैसे जाता है ये हम लोग समझेंगे। अभी कमीशन के मानक, चलिए मानक की बात कर रहे थे। तो पहला मानक हो गया प्रश्न की मांग, दूसरा हो गया उत्तर प्रस्तुति प्रारूप, तीसरा क्या मांग होता है जरा वो भी देख लेते हैं। तीसरा जो मानक है कमीशन के द्वारा निर्धारित, मैं ब्लू ही रखूं जिससे आपको डाउट ना हो। चलिए, जो तीसरा मानक है वो है उत्तर प्रस्तुति। उत्तर प्रस्तुति, इसे हम लोग अपनी भाषा में कहते हैं फ्रेमिंग। आंसर लिखना भी एक आर्ट है, और उत्तर को प्रस्तुत करने के लिए भी एक पर्टिकुलर फ्रेम की जरूरत होती है। इस फ्रेमिंग के तीन पार्ट होते हैं। कोई भी क्वेश्चन आप लिख रहे हो, आप हिस्ट्री में लिख रहे हो, ज्योग्राफी में लिख रहे हो, साइंस में लिख रहे हो, आर्ट एंड कल्चर में लिख रहे हो, आप किसी भी सब्जेक्ट पे आंसर लिख रहे हो, आंसर की फ्रेमिंग एक जैसी होती है। इसके लिए प्रारंभिक खंड, प्रारंभिक खंड इंग्लिश में कहें तो इनिशियल पैराग्राफ। दूसरा हिस्सा मुख्य खंड, मुख्य खंड डिटेलिंग या मेन पैराग्राफ। एंड थर्ड थिंग इज निष्कर्षात्मक खंड। निष्कर्षात्मक खंड
यानी कंक्लूडिंग पैराग्राफ। अगर हम इंग्लिश में कहें तो स्टार्टिंग यानी इनिशियल पैराग्राफ, इनिशियल पैराग्राफ। दूसरा हो गया डिटेलिंग, डिटेलिंग और यू कैन से मेन पैराग्राफ, मेन पैराग्राफ। और थर्ड हो गया कंक्लूडिंग पैराग्राफ, कंक्लूडिंग पैराग्राफ। ठीक है, अब ये तीन मानक है। आपने अगर जीएस का क्वेश्चन देखा होगा तो जीएस के क्वेश्चन के दो तरह के पैटर्न हैं। ठीक है, क्वेश्चन दो तरह से पूछ रहा है, एक 125 शब्द सीमा यानी वर्ड लिमिट का, और दूसरा पूछ रहा है 200 शब्द सीमा यानी वर्ड लिमिट से। जीएस मेंस के सभी पेपर का यही हाल है। 125 शब्द सीमा के लिए केवल 8 अंक निर्धारित किए गए, 8 मार्क्स है, allotted marks is 8, and for 200 word limits the allotted marks is 12. सो अब इन दोनों ही तरह के आंसर की प्रैक्टिस करनी हो तो पैटर्न यही होगा, प्रारंभिक खंड से शुरू होता है, मुख्य खंड और निष्कर्षात्मक खंड। ये तीन मानक हैं। कमीशन जब आपकी कॉपी चेक करता है तो वो तीन चीजें देखता है कि बच्चे ने प्रश्न की मांग को फुलफिल किया कि नहीं, दूसरा जिस तरीके से आंसर लिखने को कहा गया वो आंसर लिखा कि नहीं, और तीसरा कि उसने उत्तर की एक पर्टिकुलर फ्रेमिंग या फॉर्मेटिंग की है कि नहीं, जो स्टार्टिंग में जो लिखना चाहिए वही लिखा है कि नहीं, डिटेल करते समय जो डिटेलिंग चाहिए वो किया है कि नहीं, कंक्लूडिंग प्रॉपर तरीके से हुई है कि नहीं। अगर आप इन तीनों मानकों का प्रयोग करते हैं तब आपको मिलते हैं पूरे पूरे अंक। ठीक, तो निबंधात्मक लेखन शैली में अंक तभी मिलेंगे जब इन तीन मानकों का आपने ध्यान रखा है। अगर इन तीन मानकों का ध्यान नहीं रखा तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। चलिए, अब इन मानकों के आधार पर आंसर कैसे लिखे जाते हैं, अब इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। हम एक काल्पनिक सवाल लेते हैं जिसमें हर तरीके की चीज को हम समावेश करेंगे, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेशन है तो पहले प्रैक्टिस सेशन, फिर उसके ठीक बाद जब आप प्रश्न को हैंडल करना सीख लोगे तो उसके ठीक बाद हम आपको एक क्वेश्चन लेकर बताएंगे कि साहब इसके अंदर इस तरीके से चीजों को आपको करना है। ठीक है, चलिए हम यहीं पर ले लेते हैं, एक हम काल्पनिक प्रश्न लेते हैं। ठीक, एक हमने क्वेश्चन लिया 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति के, ये बड़ा पॉपुलर एग्जांपल है, लगभग हम हर बैच में ये एग्जांपल लेते हैं, उसकी वजह है आगे बताएंगे। 1857 की क्रांति के कारण घटनाक्रम तथा परिणाम एवं प्रभाव पर, परिणाम एवं प्रभाव पर टिप्पणी करें। ठीक, एक क्वेश्चन हो गया, ये हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 कह देते हैं इसको। मैं इसको थोड़ा सा स्पेस लेकर हम ये ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हम आपको डिफरेंस दिखाने के लिए सेम क्वेश्चन का बेस बनाएंगे, और सवाल है 1857 की क्रांति के कारण घटनाक्रम तथा परिणाम एवं प्रभाव पर आलोचनात्मक समीक्षा प्रस्तुत करें। आलोचनात्मक समीक्षा प्रस्तुत करें। क्वेश्चन सेम है, सिर्फ हमने इसमें तकनीकी शब्द यानी प्रस्तुति के तरीके हमने बदल रहे हैं, बदलते हुए हम आपको दिखाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3,
क्वेश्चन का विषय सेम होगा। 1857 की क्रांति के कारण, घटनाक्रम तथा परिणाम एवं प्रभाव पर विवेचनात्मक मूल्यांकन करें। अब इन 3 क्वेश्चन से हम आपको दिखाएंगे कि तीनों क्वेश्चन के आंसर डिफरेंट है, जबकि आपको लगता है कि मिलता जुलता सवाल है, लेकिन तीनों के आंसर डिफरेंट तरीके से लिखे जाएंगे। कैसे? अभी तो मैंने 3 क्वेश्चन लिखे, 3 और क्वेश्चन से हम आपको चीजें समझाने की कोशिश करेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। अब हम विषय की मांग में परिवर्तन करेंगे। 1857 के विद्रोह के परिणाम एवं प्रभावों पर टिप्पणी करें। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 5। 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों की सफलता तथा भारतीयों की असफलता पर टिप्पणी करें। ठीक, 5 क्वेश्चन हो गए। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, ज्यादा नहीं लेंगे, आप कंफ्यूज ना हो जाए। हम इसमें विषय चेंज करें। अब 1857 की कारणों पर चर्चा करते हुए घटनाक्रम के स्वरूप पर टिप्पणी करें। अब हमें इन क्वेश्चंस के आपको मानक डिस्कस करने हैं। हमने अभी बताया कि आंसर जब कमीशन चेक करेगा तो आप में से जो आम विद्यार्थी हैं उसको ये 6 के 6 क्वेश्चन कॉमन लगेंगे। अरे यार, सब तो 1857 पर पूछा गया, और जो कुछ आपको आता है वो सब आप लिख देते हैं। 1857 के पहले भारत में असंतोष का बारूद जमा था, जरूरत थी एक चिंगारी की, झांसी की रानी तात्या टोपे और नाना साहब ने मिलकर के इस आग को भड़का दिया और ये आंदोलन भारत भर में फैल गया। अंग्रेजों ने बड़ी मुश्किल से इस आंदोलन को दबाया और भारी दमन के उपरांत अंततः इसमें विजय प्राप्त कर ली। ऐसी भाषा से आप आंसर लिखते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं स्टोरी टेलिंग कॉन्सेप्ट। कहानी सुनाकर इतिहास पढ़ाया जाता है और कहानी को ही बच्चा एग्जाम में लिख कर आता है, और यही वजह है कि हिंदी मीडियम में आंसर नहीं मिलते, सॉरी, आंसर के नंबर नहीं मिलते, वेरी सॉरी। अब हम बात करते हैं कि अभी तक जो आपने सीखा, जरा उस चीज को मैं बैक ले जाता हूं तो आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मैंने बताया 2 चीजें हमने समझी। पहला कि कमीशन ने कुछ मानक तय किए हुए हैं आंसर को जज करने के लिए। यहां पर हमने 3 मानकों की चर्चा आपको की। पहला, वो देखता है कि प्रश्न की मांग को फुलफिल किया गया है कि नहीं। दूसरा, वो देखता है कि उत्तर के प्रस्तुति का स्वरूप वही है कि नहीं जो हमने कहा है। और तीसरा, देखता है कि त्रुटि विहीन लेखन है कि नहीं, उसके आंसर की प्रस्तुति में किसी तरह की कोई कमी तो नहीं। अगेन, त्रुटियां 3 प्रकार की, इन मानकों में जो त्रुटियां हैं वो 3 प्रकार की है। पहला, कि कहीं आपने कोई वर्तनी त्रुटि तो नहीं की है, वर्तनी त्रुटि तो नहीं की है।
दूसरा व्याकरणिक त्रुटि तो नहीं की है, और तीसरा विषयगत त्रुटि तो नहीं की है। इंग्लिश में क्या कहेंगे? देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ मिस्टेक कमीशन शुड चेक दैट। नंबर वन, स्पेल मिस्टेक्स, त्रुटि, वर्तनी त्रुटि को स्पेल मिस्टेक्स। सेकेंड वन इज व्याकरणिक त्रुटि यानी ग्रामेटिकल मिस्टेक, एंड थर्ड वन इज सब्जेक्ट मिस्टेक, कंटेंट मिस्टेक। आप ये तीन मानक हैं। हमने इन मानकों को इस रूप में आपको दिखाया कि पहला तो कमीशन चेक करेगा कि आपने डिमांड को फुलफिल किया है कि नहीं। दूसरा, उत्तर की प्रस्तुति के प्रारूप को चेक करेगा कि आपको उसी स्टाइल में आपने प्रेजेंट किया कि नहीं किया जिस स्टाइल में कमीशन चाहता था। और तीसरा, आपकी फ्रेमिंग एंड फॉर्मेट। इस फ्रेमिंग एंड फॉर्मेटिंग में ही तीनों तरह की त्रुटियां वो चेक करता है, जो अभी हम लोगों ने चर्चा की। तीन तरह की त्रुटियां वो चेक करता है। उन तीन तरह की त्रुटियों में हम इसको इंग्लिश बोलते हैं मिस्टेक्स। तो उत्तर प्रस्तुति में वो तीन तरह की त्रुटियां चेक करता है। पहला, प्रॉपर फ्रेमिंग फॉर्मेटिंग है कि नहीं। इसके अलावा भाई बच्चे ने कोई वर्तनी त्रुटि तो नहीं की है, स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है, एक पीसीएस ऑफिसर या आईएएस ऑफिसर के द्वारा किए गए स्पेल मिस्टेक से क्या का क्या अर्थ निकल जाएगा। दूसरा, उसने कोई व्याकरणिक त्रुटि तो नहीं की है, ग्रामेटिकल मिस्टेक तो नहीं किया है। ग्रामेटिकल मिस्टेक से एक्सप्रेशन अफेक्टेड होता है। थर्ड, उसने कोई सब्जेक्ट मिस्टेक तो नहीं किया है, विषयगत त्रुटि तो नहीं है। तो दो चीजें देखता है फाइनली, फ्रेमिंग आपकी प्रॉपर है कि नहीं, कोई मिस्टेक तो नहीं आपने किया। अब इन तीन मानकों को हम लोग चेक कर रहे हैं आंसर राइटिंग में। अब उत्तर लेखन प्रयास में बच्चे को क्या करना चाहिए हम लोग वो समझने जा रहे हैं। आई रिपीट, हमने कमीशन, आयोग, कमीशन और स्लैश करते हैं। कमीशन या आयोग के मानक क्या है, तो तीन मानक हैं उसके। इन्हीं मानकों पर कॉपी जचती है, चाहे वो आईएएस की कॉपी हो या पीसीएस की कॉपी। और बहुत जिम्मेदारी से मैं ये चीजें आपके बीच में बता रहा हूं कि ऑथेंटिक है, आपको इस पर विश्वास करना चाहिए। क्योंकि इतने लोग आंसर राइटिंग पर आपको सेशन देते हैं, ये बता पाना बहुत मुश्किल होता है कि सही कौन बोल रहा है, गलत कौन बोल रहा है। मेरे पास उसका ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है, लेकिन चूंकि गोपनीय विभाग के प्रपत्र होते हैं इसलिए हम आपके बीच में शेयर नहीं कर सकते। आप इस पर एक बार आंसर लिख कर देखें, और अगर नंबर कम आए तो मुझे जरूर क्लेम करिएगा, ठीक है। जी हाँ, कमीशन या आयोग के तीन ही मानक हैं, इन्हीं तीन मानकों पर कमीशन कम या ज्यादा नंबर देता है। अब हम बात करते हैं कि उत्तर लेखन प्रयास के दौरान आपको क्या करना चाहिए, और तब हम आएंगे अगले सेगमेंट में कि विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न का मानक उत्तर कैसे लिखना चाहिए। 2020 का क्वेश्चन हम लोग लेके प्रैक्टिस भी करेंगे आज ही इसी सेशन में। सो कीप पेशेंस, कंटिन्यू रखेंगे। उत्तर लेखन प्रयास के अंतर्गत अब चलते हैं कि उत्तर लेखन प्रयास में हम क्वेश्चंस को लेकर उसके पैरामीटर्स के साथ आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले जब आपको आंसर लिखना चाहिए तो क्या करना चाहिए, ठीक। जब कभी भी आंसर लिखें तो आपको तीन काम करना चाहिए, ठीक है। जी हाँ, हम लोग बात कर रहे हैं उत्तर लेखन प्रयास। ठीक है, हम बात करेंगे उत्तर लेखन प्रयास। उत्तर लेखन प्रयास। सबसे पहला काम आप बच्चों को क्या करना है, सबसे पहला काम है मांग का निर्धारण, ठीक है। मांग का निर्धारण सीखना चाहिए। मांग के निर्धारण मैंने बताया कि दो तरह की मांग हो सकती है। कोई मूल मांग होगी, मेन डिमांड या मेन सब्जेक्ट होगा, और हो सकता है कोई उप मांग होगी, ठीक। चलिए अपने क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हम इस क्वेश्चन को अगर हैंडल करें तो इसमें मूल मांग क्या है, किस मूल विषय पर देखिए सवाल पूछा गया है। 1857 की क्रांति के कारण, घटनाक्रम तथा परिणाम एवं प्रभाव पर टिप्पणी करें। तो इसमें मूल विषय या 1857 की क्रांति पर आपसे सवाल पूछा गया है। तो आपकी मूल मांग क्या हो गई, आपकी मूल मांग हो गई 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति।
यानी भारत के इतिहास में बहुत सारी घटनाएं आपने पढ़ी, आपको उन सभी घटनाओं में से सिर्फ एक घटना को ध्यान में रखना है और वो है 1857 की क्रांति। क्लियर? अब क्वेश्चन में ढूंढते हैं कि क्या कोई उपमांग भी है, और वो उपमांग किस रूप में हमें देखने को मिलती है, इसे हम लोग उपमांग किस रूप में देखने को मिलती है हम इसे देखते हैं। 1857 की क्रांति के साथ साथ हमसे पूछा गया उसके कारण, इस दौरान होने वाले घटनाक्रम और परिणाम तथा प्रभाव, तीन चीजें पूछी गई। तो ये उसकी सब डिमांड हो गई। ठीक, तो चलिए साहब हम यहीं पर सब डिमांड ले लेते हैं। उपमांग में तीन चीजें हमसे वो जानने की कोशिश कर रहा है। पहला कि साहब इसके कारण बताओ, दूसरा घटना बताओ, और तीसरा परिणाम एवं प्रभाव बताओ। अब अगर आपको अच्छे नंबर चाहिए तो आपको न सिर्फ 1857 की क्रांति के कारणों की चर्चा करनी है, घटनाक्रम की चर्चा करनी है, बल्कि परिणाम एवं प्रभाव की भी चर्चा करनी है, तभी आप पूरा नंबर पाने के हकदार होंगे। अगर आपने केवल कारण लिखा तो 1/3 नंबर के आप हकदार हैं। अगर आपने केवल घटनाएं लिख दी तो 1/3 नंबर पाएंगे, केवल परिणाम प्रभाव लिखा तो 1/3 नंबर पाएंगे। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कारण और प्रभाव बता देंगे तो 2/3 नंबर के हकदार हैं। अगर वो केवल घटनाक्रम या परिणाम प्रभाव बता देंगे तो वो 2/3 नंबर के हकदार हैं। ठीक, अभी तो केवल शेयर नंबर का हमने आपको बताया कि अगर आपने प्रश्न के किसी हिस्से को केवल उत्तर में जगह दी है तो उतने ही नंबर पाने के आप हकदार हैं, और अक्सर ऐसा होता है। मान लीजिए ये सवाल, ये क्वेश्चन 12 नंबर का है और आपने लिखा केवल 1/3, तो 12 को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिए, 4 नंबर पाने के आप केवल हकदार हुए। और 4 नंबर में भी दूसरे भी पैरामीटर शामिल होंगे, जैसे आपने उसकी प्रस्तुति पर ध्यान दिया है कि नहीं, और आपने कोई मिस्टेक तो नहीं की, तब 4 नंबर मिलेगा। और चूंकि लिखते समय या तो आप थोड़ी बहुत मिस्टेक करते हैं या प्रस्तुति स्वरूप पूछा, टिप्पणी लिखा है, आलोचना, तो 4 में से भी मिलता है आपको 1 नंबर काटकर 3 नंबर या 2 नंबर। तो 12 नंबर के सवाल में 2 या 3 नंबर एवरेज आपको मिल रहा है। और आप अपने सीनियर्स को देख लीजिएगा कि जीएस के पेपर में 200 नंबर का पेपर होता है और आप देखिएगा कि 65 से 85 नंबर के आसपास एवरेज बच्चों को मिल रहा है, एवरेज बच्चों जो फेल हो रहे। पास होने के लिए 200 में एटलीस्ट 80 से 120 नंबर के बीच में आपको रहना पड़ता है। 80 से 120 के बीच में आपको रहना पड़ेगा, क्योंकि 50% के आसपास, मैं सभी कैटेगरी को उसमें साथ में जोड़ ले रहा हूं, तो आपको यह ध्यान रखना होगा कि वो नंबर आते कैसे हैं। तो पहला मानक हो गया कि आपने मानक ने अभी पहला क्वेश्चन लिया है, सिर्फ एक ही क्वेश्चन को पहले मैं पूरा डील करूंगा। तो पहला क्वेश्चन था 1857 की क्रांति के कारण, घटनाक्रम, परिणाम, प्रभाव पर टिप्पणी करें। तो अभी हमने केवल देखा कि मांग आपको पहले निकालना आना चाहिए। अब दूसरा जो मानक है वो था उत्तर प्रस्तुति। दूसरा मानक क्या था? उत्तर प्रस्तुति प्रारूप। तो दूसरा मानक था, हम ब्लैक ले लेते हैं, उत्तर प्रस्तुति प्रारूप। ठीक, किस पर हमने बताया था निर्भर होता है? ये होता है तकनीकी शब्दावली पर। और यहां तकनीकी शब्दावली देखते हैं क्वेश्चन में क्या था। तकनीकी शब्दावली था टिप्पणी करें। ये देखिए, टिप्पणी करें, यानी हमको कह रहा है कि 1857 की क्रांति के कारण, घटनाक्रम, परिणाम, प्रभाव पर टिप्पणी लिखो। तो प्रस्तुत कैसे करना है आंसर को? टिप्पणी के फॉर्मेट में। तो तकनीकी शब्दावली हमसे कह रहा है टिप्पणी करने को, और टिप्पणी का अर्थ क्या होता है? टिप्पणी की इंग्लिश होती है कमेंट। अब बहुत से लोग कंफ्यूज हैं कि कमेंट में नेगेटिव बात लिखनी चाहिए, कुछ कहते हैं पॉजिटिव बात लिखनी चाहिए, कुछ कहते हैं दोनों लिखना चाहिए, और तीनों ही तरीके गलत है। न सकारात्मक, न नकारात्मक, और न ही दोनों। ये प्रश्न की मांग पर निर्भर करता है। ध्यान से सुने, ये सवाल था 1857 की क्रांति के कारण, घटनाक्रम, परिणाम, प्रभाव पर टिप्पणी करना था। तो आपको इस टिप्पणी में दो पहलू हैं, एक है अंग्रेज और दूसरा है भारतीय वर्ग। अंग्रेज
विद्रोह को दमन करने में सफल हुए, अंग्रेज विद्रोह का दमन करने में सफल हुए, तो इनके बारे में सकारात्मक टिप्पणी लिखेंगे, क्यों सफल हुए चर्चा करते हुए लिखेंगे। और भारतीय असफल हुए तो क्यों असफल हुए, इनके बारे में आलोचनात्मक बातें लिखेंगे, नकारात्मक बातें लिखेंगे। तो टिप्पणी होता क्या है, प्रश्न की मांग के अनुरूप विषय सार को अपने अनुभव के साथ प्रस्तुत करना टिप्पणी कहलाता है। आई रिपीट, प्रश्न की मांग के अनुरूप विषय सार मीन सेंट्रल आइडिया ऑफ द सब्जेक्ट, विषय सार को अपने अनुभव के अनुरूप अभिव्यक्त करना होता है। आपने जो एक्सपीरियंस लिया है इस सब्जेक्ट को पढ़कर, वो आपको अपनी भाषा में लिखना होता है। दिस इज कॉल्ड कमेंट यानी टिप्पणी। तो साहब प्रेजेंटेशन स्टाइल भी समझ में आ गया। अब तीसरी चीज जो उत्तर लेखन प्रयास के दौरान आप बच्चों को करनी चाहिए, वो क्या करनी चाहिए, तीसरी चीज है फ्रेमिंग एंड फॉर्मेटिंग। फ्रेमिंग, जिसे हिंदी में हमने लिखा था उत्तर लेखन प्रक्रिया। उत्तर लेखन प्रक्रिया, हमने बताया था कि प्रश्न चाहे 125 शब्दों में लिखना हो या 200 शब्दों में लिखना हो, आपको इसे 3 पार्ट में बांटकर लिखना है। इनिशियल पैराग्राफ यानी प्रारंभ करिए, दूसरा इसे डिटेल करिए, और तीसरा इसे कंक्लूड करिए। हमने कहा था कि ये क्वेश्चन हमने आपके लिए 200 वर्ड लिमिट का बनाया है। तो 200 वर्ड लिमिट में प्रारंभिक खंड में कितना लिखेंगे, तो ध्यान से सुनिए। प्रारंभिक खंड में 30 to 50 वर्ड्स के आसपास आपको चीजें लिखनी। कंक्लूजन में भी 30 to 50 वर्ड्स के आसपास लिखना है। ये फिक्स नहीं होता है पैरामीटर, लेकिन ये फॉर्मेट है। और रेस्ट जब आप 30 शब्द का प्रयोग करेंगे तो 60 शब्द कंज्यूम हो गए, तो आपको 100 से लेकर के 140 शब्दों में मेन हिस्सा लिखना चाहिए। अगर आपने 50 शब्द इस्तेमाल कर लिया तो 100 शब्द खत्म हो गए, तो 100 शब्द मुख्य हिस्से में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, ध्यान से सुनिए। अब क्वेश्चन हमारा था 1857 की क्रांति के कारण, घटनाक्रम, परिणाम, प्रभाव पर टिप्पणी करें। ठीक, ये सारी बातें हमें शामिल करते हुए 200 शब्दों में अपना उत्तर लिखना है, जिससे एग्जामिनर को सारी बात पता लग जाए। अब आपको पढ़ाया ही नहीं गया तो बात अलग है, वरना 1857 की क्रांति के 6 कारण थे। राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, धार्मिक कारण, सैनिक कारण और तात्कालिक कारण। ये 6 कारण थे। इन सब की चर्चा अगर आप कर दें गागर में सागर भर करके, तो यहां पर फिर एक खास तरह की राइटिंग स्किल आपको चाहिए। ठीक, राइटिंग, कैसी राइटिंग, हिंदी में बोलते सार गर्भित लेखन। ठीक है, हिंदी में, इंग्लिश बोलते हैं मीनिंगफुल राइटिंग। हिंदी में एक शब्द इस्तेमाल करेगा, सार गर्भित तो लिखना ही है, मीनिंगफुल लिखना है और प्रभावोत्पादक शैली में लिखना है। प्रभावोत्पादक की इंग्लिश होती है इंपैक्टफुल राइटिंग चाहिए, कि एग्जामिनर के दिमाग पर इंपैक्ट डाल दे। जो भी जरूरी चीजें हैं सब चीजें आप इसमें जरूर लिख दें। तो कारण में 6 कारण आपको पता होनी चाहिए। घटनाक्रम, 2 घटनाएं हुई थी। प्रारंभिक घटना जो बैरकपुर कांड है, मंगल पांडे वाली, इस घटना से 1857 का विद्रोह शुरू नहीं हुआ था, बहुत लोगों को पता ही नहीं। 1857 के विद्रोह की फिल्म देख ली, आमिर खान मंगल पांडे बने थे, गोली चला दी थी, फिर झगड़ा झंझट शुरू हो गया था, तो सब लोग लिख डालते हैं और ये नंबर गलत कर देगा, क्योंकि उस घटना ने बीज तो बोए थे लेकिन उससे विद्रोह नहीं शुरू हुआ था। ये घटना हुई थी 29 मार्च को, 29 मार्च 1857 को। लेकिन एक्चुअल जो घटना है वो मेरठ कांड कहलाता है, जो 10 और 11 मई की रात में हुआ था 1857 में, और यहीं से विद्रोह प्रारंभ होता है। तो घटनाक्रम में दोनों का जिक्र कर दीजिए। और जब 10 से 11 मई 1857 को शुरू हुआ, तो पहले मेरठ में, फिर दिल्ली में, फिर कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी, बिहार में, फैजाबाद में, बरेली में, नॉर्थ इंडिया के बहुत सारे हिस्सों में, तो उसका विस्तार आपको बताना होगा। इसके परिणाम और प्रभाव में इसके राजनीतिक परिणाम और प्रभाव पड़े, इसके सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सैनिक और तात्कालिक परिणाम और प्रभाव पड़े। इतनी चीजें आपको यहां पर लिखनी है।
तब मिलेगा आपको एक्सट्रीम मोर देन 60% मार्क्स। अगर आप चाहते हैं कि 60% से ज्यादा नंबर मिले और आप टॉप 20 में अपनी जगह बनाएं, तो मेंस में आपको अच्छे नंबर उठाने होंगे। इस वीडियो को 4 बार देखिए, 10 बार देखिएगा। और अगर कोई चीज डाउट हो तो मेरे अगले सेशन में आप मुझसे सवाल जवाब जरूर करेंगे। इस सेशन में हमने सवाल जवाब का भी आपको मौका नहीं दिया है। आप पहले वन साइडेड कम्युनिकेशन के थ्रू आप तक ये बात मैं पहुंचाना चाहता था, बस पहुंच जाए। फिर अगले सेशन में हम डाउट सेशन भी लेंगे, तब आप अपने सवाल हमसे पूछ लीजिएगा। तो 30 से 50 शब्दों में पहली चीज क्या लिखेंगे, ध्यान से सुनिएगा। पहली चीज में प्रश्न के सारे हिस्से को हम शामिल करेंगे। क्वेश्चन था 1857 की क्रांति के कारण, घटनाक्रम, परिणाम, प्रभाव पर टिप्पणी करें। अब 30 से 50 शब्द का मतलब एक पेज में, पेज भी अब आपको समझाना पड़ेगा। कमीशन जो आप आजकल कॉपी दे रहा है, उस कॉपी का तरीका क्या है वो समझ लीजिए। एक कॉपी A4 साइज की अगर आपको वो देता है इस तरीके की, ये अगर आपकी A4 साइज की कॉपी है, तो इस कॉपी में आप ध्यान देंगे तो इस साइड में मार्जिन लाइंस बनी होती हैं। एक यहां पर बनी होगी और एक यहां पर बनी होगी, और यहां पर क्वेश्चन लिखा होगा, और वो क्वेश्चन यहां पर आपके सामने इस तरह से ऑलरेडी टाइप होता है, आपको लिखना नहीं होता है। आपको आंसर लिखना है, आप अपना आंसर इसके बीच में ही लिखेंगे। मार्जिन लाइन के बाहर, लाल वाली लाइन के बाहर आप नहीं जाएंगे। मैंने लाल लाइन बनाया, वहां लाल लाइन ही होगा, ब्लैक कलर की लाइनिंग होगी। आपको आंसर इस तरह से लिखना है। तो A4 साइज में दोनों तरफ के हिस्से चूंकि कट जाते हैं, ये हिस्से आपके कट जाते हैं, मैं दूसरा कलर लेता हूं ना, आप कंफ्यूज होंगे। ये हिस्से आपके कट जाते हैं। ये लगभग 1.5 से 2 इंच का मार्जिन होता है। तो अगर हम 2 इंच मान ले एक तरफ, 2 इंच एक तरफ, तो 4 इंच तो निकल गया। तो आप यहां ज्यादा से ज्यादा 8 शब्द अगर आप लिखते हैं बड़े, और 10 शब्द बहुत छोटे लिखते हैं, तो अगर 10 शब्द कोई बच्चा लिखता है तो 3 से 5 लाइन केवल पहला पैराग्राफ लिखेंगे। और क्या लिखेंगे, जरा ध्यान से सुनिएगा। आपको, आप पर इस प्रश्न के उत्तर का प्रभाव पड़ा कि नहीं, हमें जरूर बताइएगा। आप लिखेंगे 1857 की क्रांति के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक व तात्कालिक कारण थे। 1857 में प्रारंभ हुआ यह विद्रोह 1858 ईस्वी तक आते आते समाप्त हो गया। इस विद्रोह को प्रारंभ करने वाले भारतीय जहां असफल रहे, वहीं अंग्रेजों ने अपनी राजनीतिक सत्ता की पुनः प्राप्ति की, जिसके बहुआयामी परिणाम एवं प्रभाव हुए। राइट, बस इतनी बात पहले पैराग्राफ। कोई भूमिका नहीं बनानी है, प्रश्न के सभी आयामों को, मूल मांग को, उपमांग को शामिल करना है। आप गौर करिए, मैंने इसमें सारी मांग उपमांग को शामिल किया। गौर से सुनिए, मैंने लिखा कि 1857 की क्रांति के कारण, मैंने सारे एक लाइन में चर्चा कर दी कॉमा लगा के। 1857 की क्रांति के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सैनिक व तात्कालिक कारण थे। फिर घटनाक्रम का मैंने अगले लाइन में जिक्र कर दिया कि 1857 में प्रारंभ हुआ यह आंदोलन उत्तर भारत के एक बहुत बड़े हिस्से में फैला और 1858 तक आते आते यह समाप्त हो गया, जिसके बहुआयामी परिणाम एवं प्रभाव हुए। 3 ही चीज तो पूछा था, कारण, घटनाक्रम, परिणाम, प्रभाव। 3 से 5 लाइन में हमने सारी बात का जिक्र कर दिया। एग्जामिनर को समझ में आ गया कि भाई स्टूडेंट ने सब बातें लिखी, चलो आगे पढ़ते हैं, बच्चा कहना क्या चाहता है। तो एग्जामिनर के मन में उत्सुकता बनाए रखिए, जिससे कि वो क्वेश्चन को जांचने छोड़े नहीं। और मेन पार्ट में आप 3 पैराग्राफ के अंदर अपनी बात लिखें। अब यहां पर 100 से 140 शब्द आपके पास है। मान लीजिए आपको 120 शब्दों में लिखना, तो आप लगभग 30 से 40 शब्दों में कारणों का जिक्र कर दें, एक एक लाइन में। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक और जो तात्कालिक कारण थे उसकी चर्चा कर दीजिए। अब यहां नहीं, हम जब 1857 पढ़ाएंगे सारे कारणों की चर्चा करेंगे, सारे कारण हम मेंशन कर दीजिए। घटनाक्रम में 2 पार्ट बताइए कि प्रारंभिक घटना, तात्कालिक कारण, ब्राउन बेस नाम के बंदूक की गोली का चर्बी युक्त कारतूस के रूप में उत्पन्न हुआ विवाद था, जिसको लेकर 29 मार्च 1857 ईस्वी को 19वीं इन्फेंट्री एवं 34वीं इन्फेंट्री के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया, जिसका नेतृत्व मंगल पांडे ने किया। इस विद्रोह का दमन कर दिया गया, मंगल पांडे को फांसी दे दी गई और बाकी सैनिकों को कोर्ट मार्शल करके जेल में बंद कर दिया गया। यह बंदूक जब मेरठ पहुंची तो वहां के सैनिकों ने भी इस बंदूक और गोली के प्रयोग से इनकार किया, उन्हें भी कोर्ट मार्शल किया गया और अंततः उन्हें अपमानित किया गया।
प्रतिक्रिया स्वरूप 10 और 11 मई की रात को सैनिकों ने विद्रोह कर दिया और यह विद्रोह मेरठ से चलकर दिल्ली और उत्तर भारत के एक बड़े भाग में फैला, जिसमें कानपुर, लखनऊ, झांसी, ग्वालियर, फैजाबाद, बरेली, इलाहाबाद, वाराणसी और बिहार के क्षेत्र तक फैलता चला गया। ठीक है, अब आपने इसकी चर्चा कर दी, अब इसी में आप डिटेल कर दीजिए इसके परिणाम और प्रभाव क्या हो। परिणाम और प्रभाव में आप बताइए, मतलब कि घटनाक्रम का तीसरा पार्ट बताइए, परिणाम और प्रभाव में बताइए कि एक, अब यह समाप्त हुआ था 1858 में। आप लिखिए कि 1 अक्टूबर 1858 ईस्वी को तत्कालीन भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया का एक संदेश पढ़ते हुए इस विद्रोह के समाप्त होने की घोषणा की और ईस्ट इंडिया कंपनी से सत्ता को अंग्रेजी राज सत्ता में शामिल होने की बात बताते हुए विद्रोह के समापन की घोषणा की और फिर उसके परिणाम एवं प्रभावों की चर्चा कर दी। किसका सामाजिक प्रभाव यह हुआ, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक और तात्कालिक प्रभाव यह हुआ। अब नीचे आपको यहाँ टिप्पणी लिखनी थी, आखिरी पैराग्राफ में, कंक्लूडिंग पैराग्राफ में आप 1857 की क्रांति में अंग्रेज सफल क्यों हुए, भारतीय असफल क्यों, इसकी चर्चा कर दी। इस तरह से पूरी 200 शब्दों में आप एग्जामिनर को हर वो चीज बता देते हैं जो उसे चाहिए, बिना किसी तरह की त्रुटि के, मीनिंगफुल, सारगर्भित तरीके से, इंपैक्टफुल यानी प्रभाव उत्पादक तरीके से। इसके लिए अच्छे शब्दों का प्रयोग और लेखन का अभ्यास बहुत जरूरी है, बिकॉज आंसर राइटिंग एक ओवरनाइट जर्नी नहीं है, यानी रातों रात विकसित कर लेने वाली विधा नहीं है। इस तरीके से आपको आंसर लिखना। मैंने एक क्वेश्चन लिया, ठीक, अब अगली क्लास में आप मुझसे जरूर चर्चा करिएगा कि आपको कोई डाउट इसमें रहा कि नहीं रहा। अब हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें। जरा इस क्वेश्चन में मांग देखेंगे तो कॉमन है, लेकिन सिर्फ प्रस्तुतिकरण में अंतर है। हम चलिए मांग को रेड कलर से लेते हैं। मूल मांग है 1857 की क्रांति, यहां भी वही था, कॉमन है। यहां भी उपमांग था कारण, यहां भी उपमांग था कारण, यहां है उपमांग घटनाक्रम, यहां भी उपमांग है घटनाक्रम, यहां भी उपमांग है परिणाम एवं प्रभाव, यहां भी उपमांग है परिणाम एवं प्रभाव। तो क्वेश्चन कॉमन क्यों नहीं कहलाता? नहीं है, क्योंकि यहां पर हमें आलोचनात्मक समीक्षा लिखने को कह रहा है। आलोचना का अर्थ होता है क्रिटिसाइज करना, यानी इस घटना के पीछे विद्यमान नकारात्मक तत्वों को आपको प्रस्तुत करना है। और समीक्षा का मतलब होता है अपने विचार प्रस्तुत करना। कमेंट और समीक्षा में एक अंतर होता है। कमेंट में विषय जैसा है आपको वैसा ही प्रस्तुत करना है, लेकिन समीक्षा में आप कोई निष्कर्ष अगर आलोचना का दे रहे हैं तो क्यों आलोचना में वो कमी आप बता रहे हैं ये बताना होता है। समीक्षा का अर्थ है जो भी निष्कर्ष दिया जाए उसके कारकों या कारणों का जिक्र करना आवश्यक होता है। यह है समीक्षा, ठीक है। सो आलोचनात्मक समीक्षा शब्द यहां किया गया, तो विषय तो सेम है, लेकिन विषय का जो कंक्लूजन है वो बदल जाएगा। अगर आपने कंक्लूजन नहीं बदला तो आपने प्रस्तुतिकरण के मार्क्स आपके कट जाएंगे, जो लगभग 10 से 20% के आसपास जो मेरे सीनियर्स हैं या जिन लोगों ने कॉपीज जांची हैं उनको जो गाइडलाइंस हैं उसके हिसाब से 10 से 20% मार्क्स एग्जामिनर काट लेता है। तीसरे अगर हम क्वेश्चन की चर्चा करें तो इसमें भी देखें, हमने विषय के मूल मांग सेम है 1857 की क्रांति, कारण उपमांग है, घटनाक्रम है और परिणाम तथा प्रभाव है। इस प्रश्न में मूल मांग उपमांग कॉमन है, लेकिन प्रस्तुतिकरण यहां भी डिफरेंट है। यहां विवेचनात्मक मूल्यांकन करना है। तो तीनों ही क्वेश्चन में मूल मांग उपमांग सेम है, लेकिन प्रस्तुति तीनों में डिफरेंट है। अगर प्रस्तुति आपने नहीं बदली, और चूंकि बहुत बच्चों को पता ही नहीं कि टिप्पणी कैसे लिखना है, आलोचना कैसे लिखनी है, विवेचना कैसे लिखनी है, तो जाने अनजाने हिंदी मीडियम के विद्यार्थी के यहां मार्क्स कम हो जाते हैं। यहां मैंने 3 क्वेश्चन आपके सामने रखे थे, समान मांग पर अलग अलग प्रस्तुति। अब हमने एक दूसरा एग्जाम्पल लिया कि हमने मांग बदल दी, अब अपने यहां पर मांग बदल दी लेकिन प्रस्तुति कॉमन रखी। अगले क्वेश्चन में देखिए, सभी में आपको मैंने कहा है कि आप टिप्पणी करें। जरा सभी क्वेश्चन को देखेंगे, सभी में मैंने लिखा है टिप्पणी करें।
प्रस्तुति तीनों में कॉमन है, लेकिन तीनों में डिमांड बदल गई। इस बार क्या है, मूल विषय है 1857, लेकिन उपमान है केवल परिणाम एवं प्रभाव। अब इसमें आप अगर कारण लिखते हैं तो वो बेमानी है, उसके नंबर नहीं जुड़ेंगे। घटनाक्रम लिखते हैं तो बेमानी है, उसके नंबर नहीं जुड़ेंगे। कई बार बच्चा घर से जो रट कर जाता है, एग्जाम में कुछ भी पूछा हो वो हर वो चीज लिख कर आ जाता है जो उसको पता है, उसको लगता है कि ये जानकारी भी एग्जामिनर को देनी चाहिए। ये एग्जाम बहुत प्रोफेशनल एग्जाम है। आपसे एक उम्मीद की जाती है कि आप बहुत संतुलित बोलें, संतुलित लिखें, क्योंकि एक जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है उसकी वाक चातुर्यता, वाक संयम बड़ा मायने रखती है। पीसीएस में तो कम, जब आप आईएएस ऑफिसर बनते हैं तो आप ही लोग विदेश सेवा में जाते हैं, भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं, कई बार राजदूत की भूमिका निभाते हैं। आपके मुंह से निकला हुआ एक शब्द दो देशों के बीच में युद्ध छिड़वा सकता है। तो शब्दों का कितना संतुलन आपके अंदर होना चाहिए, ये इसी परीक्षा में टेस्ट होता है। बीए एमए के एग्जाम में, इवन पीएचडी में भी आप कुछ भी लिख दें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस एग्जाम में अगर एक भी गलत शब्द का चुनाव हुआ तो उससे नंबर घट जाते हैं। इसलिए आप न सिर्फ लिखना सीखें, किसी अच्छे एग्जामिनर से, किसी अच्छी टेस्ट सीरीज कराने वाली संस्था से उसकी कॉपी जरूर चेक कराएं। मैं तो पूरा प्रयास करूंगा कि अगर हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म डेवलप कर पाए, हमारी अनअकैडमी से लगातार बात हो रही है, पूरी टीम रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगी हुई है कि ऑनलाइन क्लासेस में भी हम अपने बच्चों को उसकी कॉपियों को जांच कर उसकी कमी को बताते हुए उसको इंप्रूव कैसे करें, और बहुत जल्दी हम लोग लेके आ रहे हैं। विद इन 1 मंथ हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं। 10 दिन के बाद ही, 10 दिन क्या 2 दिन के बाद ही हमारे क्लास शुरू होने जा रहा है आर्ट एंड कल्चर पर। हम उसमें क्लास में ही क्वेश्चन भी डील करेंगे, पूछे जा चुके सवाल भी लेंगे, संभावित सवाल भी लेंगे, आंसर लिखना भी सिखाएंगे, और हर क्वेश्चन का आंसर आपको बताएंगे कि आपने गलत लिखा कि सही लिखा। 10 तारीख से वो बैच स्टार्ट होने जा रहा है। उसके लिए आपको प्लस कोड सब्सक्राइब करना होगा, तो वहां सारी चीजें डिटेल फॉर्मेट मिलेगी। तो मैंने एग्जाम्पल बताया। चलिए, अभी तक हम लोगों ने 2 चीज आज के सेशन में जो प्रॉमिस किया था, मैंने आपको बताया कि उत्तर लेखन सत्र में हमने पहले विषय परिचय को हैंडल किया। इसमें कमीशन के मानक जिसके आधार पर कमीशन नंबर देता है, हमने उसकी चर्चा आपको की। फिर हमने उत्तर लेखन प्रयास की चर्चा भी आपके सामने कर दी कि उत्तर लेखन के दौरान आपको करना क्या है। पहले मान का निर्धारण करना है, फिर उत्तर प्रस्तुति का जो प्रारूप है वो निर्धारित करना है, और फिर उसकी फ्रेमिंग एंड फॉर्मेटिंग करनी चाहिए। चलिए, अब देखते हैं कि क्या आपने हमारे बताए हुए इन बातों को समझा या नहीं समझा। अब हम सीधे विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों के मानक उत्तर लेखन का अभ्यास करेंगे। पहले हम पहला क्वेश्चन लेते हैं, अगर उस क्वेश्चन को करने के बाद समय मिला तो दूसरा, फिर समय मिला तो तीसरा। आज हम एक से अधिक क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपके बीच में करा देते हैं। ठीक, इसके पहले अनअकैडमी आपके लिए जो ढेर सारे एक्सरसाइजेस करता है, उसमें कुछ इंफॉर्मेशन और आपसे शेयर करना है। मैं चाहता हूं कि वो इंफॉर्मेशन भी आपके साथ शेयर कर दिया जाए। तो इंफॉर्मेशन के उस पहलू पर जरा चल के देखते हैं जो अभी मैंने आपके बीच में डिटेल किया था। अनअकैडमी डिफरेंट एजुकेटर से आपके बीच में बैचेस को लेकर आता है। एक ही सब्जेक्ट को कई लोग पढ़ाते हैं, तो अपने डेमोक्रेटिक पैटर्न पे आप जिससे चाहें उससे पढ़ाई कर सकते हैं। जैसे अनअकैडमी आपके लिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, अनअकैडमी आपके लिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फिलॉसफी, हिंदी लिटरेचर, सोशियोलॉजी और हिस्ट्री जैसा सब्जेक्ट लेकर आ रहा है। मैं पर्सनली हिस्ट्री सब्जेक्ट आपके बीच में लेकर आता हूं ऑप्शनल का। तो अगर आप यूपी पीसीएस मेंस ऑप्शनल की तैयारी करना चाहते हैं तो 5 ऑप्शनल का एक सब्जेक्ट ग्रुप आपके सामने। सारे एजुकेटर्स बहुत अच्छे हैं, मुझे लगता है कि मुझसे सब बेहतर हैं। आप एक बार जरूर देखें। अगर आपके विषय चुनाव की समस्या है और इन 5 में से कोई एक विषय लेना चाहते हैं तो उस टीचर के उस सेशन को जो डेमो सेशन के रूप में मिलते हैं आप जरूर देखें। 1-2 उनके स्पेशल क्लास देख लें, यूट्यूब पर उनके ऑप्शनल की क्लास देख लें और फिर उसे ज्वाइन करने का मन करें। और आगे बढ़ते हैं। मैंने बताया कि ये केवल यूपी पीएससी का प्लेटफॉर्म नहीं है, ये यूपी ट्रिपल एससी का भी प्लेटफॉर्म है। तो प्रगति नाम का एक स्पेशल बैच आपके बीच में है जो हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट के आरओ एआरओ एग्जाम के उसके लिए डेडिकेटेड टीम, कौन सा सब्जेक्ट कौन पढ़ाएगा, यहां सारी डिटेल्स आपके सामने। लेकिन अगर आप पीएससी के एग्जाम में यानी आयोग के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की 2022 के लिए, तो उसके लिए भी एक डेडिकेटेड टीम है।
उस डेडिकेटेड टीम में कुछ लोग यहां भी मिलेंगे, कुछ यहां मिलेंगे, कुछ केवल यहां मिलेंगे तो यहां नहीं मिलेंगे, कुछ केवल यहां मिलेंगे तो यहां नहीं मिलेंगे। जैसे मैं आपको यहां पर दिखूंगा तो यहां नहीं दिखूंगा, मुकेश जी यहां पर दिखेंगे तो आपको यहां पर नहीं दिखेंगे, आप ओपी चौधरी साहब यहां दिखेंगे तो यहां पर नहीं दिखेंगे। इसी तरीके से बहुत ऐसे टीचर आपको मिलेंगे जो यहां दिखेंगे लेकिन यहां पर देखने को नहीं मिलेंगे। सबके अपने स्पेशलाइजेशन। 10 नवंबर से ये बैच स्टार्ट हो रहा है स्पेशल सब्जेक्ट के साथ, आर्ट एंड कल्चर के साथ, वर्ड हिस्ट्री के साथ। हम भी इस बैचेस में आपके बीच में आ रहे हैं और आगे बढ़ते हैं। अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर एक बेनिफिट क्या है कि एक कोर्स सब्सक्राइब कर लीजिए तो आपको, अगर आपने यूपीपीएससी का प्लेटफॉर्म सब्सक्राइब किया तो यूपीपीएससी में अपर सबॉर्डिनेट, लोअर सबॉर्डिनेट, आरओ, यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एससी, पीईटी, लेखपाल, बीओ, ऑप्शनल, सबके लिए बार बार फीस पे करने की जरूरत नहीं। आपने एक प्लेटफॉर्म सब्सक्राइब किया, इसमें आने वाले सभी तरह के एग्जाम में से जिस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो, आपने 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, साल भर के लिए, 2 साल के लिए आपने कोर्स सब्सक्राइब किया तो इनमें से किसी भी विषय की तैयारी आप कर सकते हैं। आज ही उसे आप सब्सक्राइब करें। ठीक, अब इस सब्सक्रिप्शन के अपने अपने बेनिफिट्स हैं, उन बेनिफिट्स की हम आगे भी आपके बीच में चर्चा करते हैं। सिर्फ एक खास चीज बताकर अपने सब्जेक्ट में वापस लौटते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम सिलेक्शन पाए तो मेरी सलाह तो यह है कि आप 2 साल का कोर्स सब्सक्राइब करें। नो कॉस्ट ईएमआई पर आपको यह कोर्स मिल जाएगा जो मात्र 567 रुपया, 567 रुपीज पर मंथ के हिसाब से आपको यह कोर्स मिलेगा। टोटल फीस है इसकी 13,600। अब 2 साल में सिस्टमेटिक आपने कोर्स ज्वाइन कर लिया। मान लीजिए आपने ऑफिसर बनने का ख्वाब रखा कि साहब हम एसडीएम बनना चाहते हैं, या हम डिप्टी एसपी साहब बनना चाहते हैं, हम डीवाईएसपी बनना चाहते हैं। किसी को पुलिस की वर्दी का शौक है, किसी को एडमिनिस्ट्रेशन जाने का, तो इसके लिए 1.5 से 2 साल की प्रिपरेशन आवश्यक है। आप कुछ भी ना जानते हो तब अगर आप पढ़ाई शुरू करते हैं तो लगभग 2 साल का समय चाहिए। आप इसे ज्वाइन कर लें। अनअकैडमी आपको एक और सुविधा दे रहा है कि इस फीस में भी आप अगर 10% की छूट चाहते हैं तो 10% की छूट आपको यहां पर अवेलेबल है। वो 10% की छूट आपको यहां पर अवेलेबल है। उसके लिए आपको करना क्या है? उसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, एक कोड यूज करना है। मेरे नाम का वो कोड यूज करते ही आपको उसका फायदा मिलेगा। आप RKS, मैं यहां पे क्लियर कर देता हूं जिससे कि कम से कम गलती ना हो सके। आपको इसके लिए RKSS लाइव का कोड जो है जनरेट करना है। RKSS लाइव कोड डालते ही आपको 10% किसी भी कोर्स में, जो भी कोर्स आप एडमिशन ले रहे हैं, 10% का आपको बेनिफिट मिल जाता है। ठीक है ना? चलिए अब हम लोग अपने टॉपिक पर आ जाते हैं जहां से हम लोग विषय को पढ़ रहे थे। हम उस विषय के साथ चीजों को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, चलिए अब विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न का मानक उत्तर हम लोग चर्चा करेंगे। हम लेते हैं 2020 का एक सवाल। ठीक, चलिए अब हम 2020 का एक सवाल लेते हैं। तो चलिए साहब हम लेते हैं क्वेश्चन ईयर 2020, ईयर 2020। हम कलर चेंज कर देते हैं जिससे आप उसको पकड़ सकें। अब 2020 में एक सवाल लेते हैं। राइट अ नोट ऑन टाउन प्लानिंग ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन पीरियड। ठीक, अगर हम इसी को हिंदी में भी अपने हिंदी के विद्यार्थियों को रख लें, हड़प्पा सभ्यता काल में, हड़प्पा
सभ्यता काल में शहरी नियोजन पर टिप्पणी लिखिए। अब ये क्वेश्चन ये 2020 में पूछा गया। एग्जाम कौन सा था? यूपी पीसीएस मेन के एग्जाम में ये सवाल पूछा गया। अब अभी तक हम लोगों ने जो सीखा उसी चीज को प्रैक्टिस करते हैं। क्या सीखा हम लोगों ने? हमने कहा कि कमीशन का जो मानक है वो 3 पैरामीटर पे बेस्ड है। पहला पैरामीटर है कि मांग के अनुरूप बच्चे ने उत्तर लिखा है कि नहीं, ये कमीशन देखता है। दूसरा, उत्तर प्रस्तुति जो स्वरूप है वो सही है कि नहीं। और तीसरा, फ्रेमिंग और फॉर्मेटिंग भी वो चेक करता है। वो फ्रेमिंग और त्रुटियां चेक करता है। ये 3 ही पैरामीटर तो हमने समझे थे। चलिए, इन 3 पैरामीटर्स में से हम सबसे पहले इसकी मांग को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, तो मांग में हमने बताया था कि चेक करना चाहिए कि मूल मांग क्या है। अब यहां से आप लोग एक फॉर्मेट सीख लीजिए। हर क्वेश्चन, साइंस, पॉलिटी, ज्योग्राफी, आप जो कहेंगे मैं क्लास में डिस्कस कर दूंगा। सबसे पहले मूल मांग का निर्धारण करें कि किस मूल विषय पर सवाल है, और ये देखिए कि क्या उस विषय में कोई उपमांग है, कोई मूल विषय या कोई उपविषय है। So you have to check the main demand of the question, and if there is any sub demand or subtitle, you also incorporate in your answer. So here is the question: write a note on town planning of Harappa civilization period. तो आपसे वो क्या कह रहा है? अगर हिंदी वाले विद्यार्थी थे कि हड़प्पा सभ्यता काल में शहरी नियोजन पर टिप्पणी लिखिए। तो आप बताइए किस मूल विषय पर सवाल है? तो हड़प्पन सिविलाइजेशन पर यह सवाल है। तो मूल मांग क्या है? हड़प्पा सभ्यता है। हड़प्पन सिविलाइजेशन इज योर मेन डिमांड, राइट। चलिए साहब, मूल मांग क्या हम लिख देते हैं आपको, हड़प्पा सभ्यता। अब जब आप लोगों ने पढ़ाई किया होगा जी इसमें, तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में आपने क्या क्या पढ़ा? जैसे हड़प्पा सभ्यता का उद्भव कैसे हुआ, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कैसे हुआ, हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ, हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, धार्मिक स्थिति, हड़प्पा सभ्यता की कला और स्थापत्य, जैसे उनके मिट्टी के बर्तन कैसे थे, उनके मनके यानी बीड्स, माला जो पहनते थे वो कैसे बनाते थे, यहां तक कि क्या उन्होंने किसी तरह के कोई स्टैम्प सील बनाए थे या कुछ और चीजें बनाते थे। इतनी चीजों के अलावा एक और चीज थी, अर्बनाइजेशन, बिकॉज हड़प्पन सिविलाइजेशन पीरियड इज फर्स्ट अर्बनाइजेशन पीरियड। इट मीन्स हड़प्पा सभ्यता जो थी उसमें बहुत सारे विषय आपने पढ़े, उद्भव, विस्तार, पतन, सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, राजनीतिक जीवन, धार्मिक जीवन, कला, स्थापत्य और नगर नियोजन। आपसे नगर नियोजन पर उसने सवाल पूछा है, इसीलिए यहां लिखा गया। सब कुछ तो लिख नहीं दोगे आंसर में, तो उपमांग जरूर ढूंढो कि क्या क्वेश्चन में क्या उपमांग है। तो उपमांग है शहर नियोजन यानी टाउन प्लानिंग। ठीक, तो आपसे उपमांग में केवल टाउन प्लानिंग आपको लिखना है, यानी शहरी नियोजन के बारे में केवल बताना है। ये नहीं बताना है कि उसका उद्भव कैसे हुआ, उसका पतन कैसे हुआ, उसका विस्तार कहां तक था, वो लोग क्या पहनते थे, क्या खाते थे। अगर ये सब लिखते हैं तो एग्जामिनर की नजर में उसकी कोई वैल्यू नहीं, और आप केवल शब्द वेस्ट करेंगे अगर ऐसी किसी चीज के बारे में लिखते हैं। तो जैसे ही डिमांड आपको क्लियर हो जाता है तो शब्दों का सही प्रयोग आप कर पाते हैं। क्योंकि ये जो क्वेश्चन पूछा गया है 2020 में, ये जानते हैं कितने नंबर का क्वेश्चन है? ये केवल 8 नंबर का सवाल है। इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन के लिए आपके पास यू हैव टू ओनली 125 वर्ड्स, 125 शब्द में गागर में सागर भर देना है।
और ये दो चीजें आपको जरूर लिखनी है, हड़प्पा सभ्यता का शहरी नियोजन लिखना है, तभी नंबर मिलेगा। चलिए साहब, अब जब हम शहरी नियोजन को लिखते हैं तो हम इसके दो पक्ष को लिखेंगे। उसका हम सैद्धांतिक पक्ष लिखेंगे, उसका हम एक सैद्धांतिक पक्ष लिखेंगे, और दूसरा हम उसका एक व्यवहारिक पक्ष लिखेंगे। आप कहेंगे सर हमने तो किसी किताब में अर्बनाइजेशन का ना तो सैद्धांतिक पक्ष पढ़ा और ना ही उसका व्यवहारिक पक्ष पढ़ा है। हम बताते चलते हैं, यही तो अंतर है। लाखों बच्चे एग्जाम में बैठते हैं प्री के, और उसमें तो कुछ मुट्ठी भर यानी कुछ हजार बच्चे पास होते हैं। चलिए मान लेते हैं कि 4 लाख बच्चे एग्जामिनेशन को फॉर्म भरते हैं, 2.5 लाख बच्चों ने एग्जाम भी दे दिया, और उस 2.5 लाख में से मान लीजिए कि वैकेंसी 500 थी, और अभी अभी कमीशन ने घोषित किया कि वो अब 20 गुना बच्चे क्वालिफाई कराएगी। तो 500 का 20 गुना वैकेंसी कितनी है? 500 का 10 गुना यानी 5000, और 20 गुना का मतलब 10,000। तो 500 के बच्चों को क्वालिफाई करने के लिए करीब उसने 10,000 बच्चे क्वालिफाई करा दिए। अब उन 10,000 में से भी फाइनली कितने पास होंगे? तो 3 गुना इंटरव्यू के लिए कॉल होंगे, यानी 1,500 बच्चे। तो 10,000 मेंस देने वाले बच्चों में से मतलब 1,500 केवल बचेंगे इंटरव्यू के लिए, यानी 8,500 बच्चे फेल हो जाएंगे। वो यही बच्चे तो फेल होते हैं जिन्हें पता ही नहीं है कि इस आंसर को हैंडल कैसे करना है। जानकारी उनके पास भी है, पढ़ाई उन्होंने भी की है, और अच्छे अच्छे टीचरों से पढ़ाई की है, या ज्यादातर अच्छी किताबें आपने पढ़ी। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, अब जरा ध्यान से आप सुनिएगा। अच्छा, ये कहीं क्वेश्चन ये फेस कैसे बदल गया, मैं देखता हूं। चलिए, और यहां से इसकी साइज मुझे देखनी पड़ेगी। अच्छा, यहां से गड़बड़ी हो गई थी, कोई नहीं, सॉरी। चलिए, अब हम लोग चर्चा कर रहे थे कि पहले तो मांग क्लियर होनी चाहिए। तो सैद्धांतिक पक्ष में क्या लिखना है? दरअसल सिंधु सभ्यता के लगभग 1400 से ज्यादा नगर हमें मिले हैं। इनका सैद्धांतिक पक्ष यह है कि ज्यादातर नगर द्विस्तरीय बने थे, यानी हर शहर 2 हिस्सों में बना था, एक पूर्वी हिस्सा और एक पश्चिमी हिस्सा। जो पश्चिमी हिस्सा था वो दुर्गीकृत था, फोर्टिफाइड था, यानी चारों तरफ से बाउंड्री वॉल से घिरा था। जो पूर्वी हिस्सा था, जो ईस्टर्न फेज ऑफ सिटी था, वो विदाउट बाउंड्री वॉल था। बट एक्सेप्शनली कुछ सिटीज जैसे लोथल और मोहनजोदाड़ो ऐसे सिटीज थे जिसके दोनों पार्ट फोर्टिफाइड थे, यानी दुर्गीकृत थे। और एक्सेप्शनली एक ऐसा भी शहर मिला है जो 3 हिस्सों में बटा हुआ है, ठीक, धौलावीरा। तो कॉन्सेप्ट का स्टेटस ये है, ठीक। दूसरा हिस्सा ये नगर के रूप में विकसित हुआ है। तो अब सैद्धांतिक पक्ष में साधारणतः द्विस्तरीय नगर थे, यहां सड़कों का जाल था, यानी नेटवर्क था, ग्रिड सिस्टम पे सड़कें बनी हुई थी, और यहां पर हेल्दी और हाइजीन सिटी डेवलप की गई थी। ये उसका सैद्धांतिक पक्ष है। व्यवहारिक पक्ष में हम उसकी सिटी प्लानिंग में रोड प्लानिंग की बात करेंगे,
हम बिल्डिंग्स की बात करेंगे और हम वाटर एंड सीवर सिस्टम की बात करेंगे। हिंदी में बोले तो हम सड़क, भवन और जल प्रबंधन प्रणाली की चर्चा करेंगे। ये उसका सैद्धांतिक पक्ष हो गया, ये उसका व्यवहारिक पक्ष हो गया। जो इस तरह से आंसर लिखेगा, जाहिर सी बात है कि वो बेहतर नंबर पाएगा। अब उत्तर प्रस्तुति स्वरूप में देखिए, लिखा हुआ टिप्पणी करें। सो आपको लिखना कैसे है, इसको एक नोट के रूप में लिखना है, एक टिप्पणी या नोट के रूप में लिखना है। अब यहाँ कमेंट शब्द नहीं लिखा, यहाँ नोट शब्द उसने लिख दिया और हिंदी में लिख दिया टिप्पणी। तो आपको एक नोट बना के लिखना है। तो आपको एक टिप्पणी के फॉर्मेट में लिखना है। फ्रेमिंग कैसे करेंगे और स्टार्ट कैसे करेंगे लिखने के लिए, प्रारंभ कैसे करेंगे, फिर इसका विस्तार कैसे करेंगे और इसको कंक्लूड कैसे करेंगे, यानी इसकी स्टार्टिंग कैसे होगी, इसकी डिटेलिंग कैसे होगी, इसका कंक्लूजन कैसे होगा। मैं पूरा आंसर आपको बोल देता हूं, ध्यान से सुन लीजिए और किसी भी मानक विशेषज्ञ से उसे जरूर चेक कराइए और आप देखिए कि क्या इससे बेहतर आंसर दिया जा सकता है। यदि हाँ, तो मुझे जरूर कमेंट करें, हमें आपके कमेंट का इंतजार होता है। ठीक है, हाँ, ये भले ही आपके सामने ये सेशन जब जाएगा तो आप हमें क्वेश्चन आंसर उस समय नहीं कर पाए, लेकिन आपके कमेंट्स देख करके हम अगले सेशन में आपसे इस पर बात करेंगे। तो अगर हम इनिशियल पैराग्राफ की बात करें तो इनिशियल पैराग्राफ में आप स्टार्ट करेंगे कि हड़प्पा सभ्यता भारतीय मानव सभ्यता की पहली शहरी योजना से युक्त सभ्यता थी, या हड़प्पा सभ्यता भारतीय इतिहास की पहली नगरीय क्रांति थी। हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने शहर को एक सैद्धांतिक स्वरूप के आधार पर विकसित किया था, जिसका व्यवहार विभिन्न प्रकार के अपवादों से युक्त था। ठीक, 3 लाइन से ज्यादा तो हमने नहीं लिखा, हमने 30 वर्ड्स यहां पर इंट्रोड्यूस किए। आई रिपीट फिर से, हड़प्पा सभ्यता भारतीय इतिहास की पहली नगरीय सभ्यता थी। यहां के लोगों ने नगरों का विकास सैद्धांतिक स्तर पर करते हुए व्यवहारिक अपवादों के साथ विकसित किया था। तीनों बार में हमने 3 अलग अलग बात की, लेकिन तीनों का सेंट्रल आइडिया एक ही था कि मूल रूप से हमें हड़प्पा सभ्यता की शहरी नियोजन के बारे में हमने यहां बताया कि उसका एक सैद्धांतिक और एक व्यवहारिक पक्ष है। एग्जामिनर के मन में उत्सुकता पैदा होगी, भाई सैद्धांतिक पक्ष क्या बताना चाहता है बच्चा, व्यवहारिक पक्ष, तो आप सैद्धांतिक पक्ष में यहां बताइए कि हड़प्पा सभ्यता के लगभग 1400 के आसपास स्थानों की खोदाई हो चुकी है या उन्हें आइडेंटिफाइड किया जा चुका है। इनमें से लगभग 925 स्थान भारत में, 475 स्थान पाकिस्तान में और 2 अफगानिस्तान में मिले हैं, जिनमें से 6 महानगर के रूप में आइडेंटिफाइड किए जा चुके हैं। 3 पाकिस्तान में, ये हैं हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो और चंदुद्रो। 3 भारत में, ये हैं कालीबंगा, बनावली और लोथल। 7वां अपवादात्मक स्थान भी भारत में धौलावीरा के रूप में प्राप्त हो चुका है। पूर्ण विराम। दूसरे पैराग्राफ में लिखिए, सैद्धांतिक रूप से हड़प्पा के शहरों की प्लानिंग या हड़प्पा के शहरों की योजना द्विस्तरीय नगर नियोजन के रूप में मिलती है, जो पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में विभाजित की जा सकती है। पूर्वी हिस्सा गैर दुर्गीकृत है, जहां आम जन निवास करते थे, जबकि पश्चिमी हिस्सा दुर्गीकृत है, जहां समाज के गणमान्य लोग निवास किया करते थे। इन दुर्गीकृत इलाकों में चारों तरफ से न सिर्फ सुरक्षा दीवारें हैं, बल्कि दीवारों के ऊपर वॉच टावर यानी बुर्ज बने हुए हैं, जहां सुरक्षा प्रहरी रहते थे और इस हिस्से में रहने वाले लोगों को पूर्व सूचना देते थे उन पर आने वाली विभिन्न प्रकार की विपत्तियों की। ठीक है, तीसरे पैराग्राफ के व्यवहारिक स्तर पर इन नगरों में सड़कों का जाल था। सड़कें 90 अंश पर एक दूसरे से मिलती थीं। पूरे शहर में जाल पद्धति यानी ग्रिड सिस्टम पर आधारित सड़कें थी। शहर के हर कोने तक सड़कें पहुंचा करती थी। सड़कें उपसड़कों में और उपसड़कें गलियों में विभाजित होती थी, जो क्रमशः लगभग 10 मीटर, 5 मीटर और 1.25 से 1.5 मीटर 1.4 टू 1.25 टू 1.5 1.25 से 1.5 मीटर तक चौड़ी थी। सड़कों के किनारे एक निश्चित आकार के भवन बने थे। भवनों में एक सामान्य प्रकार की आयोजना थी। बीच में आंगन, चारों तरफ कमरे बने होते थे। रसोई घर और शौचालय घरों के मुख्य द्वार के पास बनाए जाते थे। हर घर में
कुछ शहरों के हर घर में लगभग कुआं अर्थात पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित होती थी। उपयोग के बाद वहित जलमल प्रबंधन का ध्यान रखा जाता था। घरों से निजी नालियां सार्वजनिक नालियों में मिलती थी। सार्वजनिक नालियां नालों में और नाले परनालों से जुड़े होते थे, जो सारे शहर का गंदा पानी शहर के बाहर तालाब में ले जाकर पहुंचा देते थे, जिसकी समय समय पर सफाई होती थी। पूरे शहर की नालियां ढकी होती थी। पेयजल के लिए कुओं की व्यवस्था थी। इस प्रकार, अब कंक्लूजन में आ जाइए लास्ट में, और यहां पर इसमें कि इस प्रकार सिंधु सभ्यता के नगर सैद्धांतिक रूप से द्विस्तरीय नगर थे, जो व्यवहारिक रूप से सड़कों के जाल, भवनों के विशेष आकार प्रकार और उनके जलमल प्रबंधन की विशिष्ट व्यवस्था से युक्त थे। ठीक, अब यहां पर आपको टिप्पणी लिखना है। लास्ट वाले पैराग्राफ में आकर के आप टिप्पणी लिख दीजिए। हड़प्पा सभ्यता भारतीय मानव सभ्यता या भारतीय इतिहास की पहली नगरीय सभ्यता थी, जो अपने सैद्धांतिक व व्यवहारिक नगरीय नियोजन में सुसंगठित, सुव्यवस्थित, मानकीकृत, स्वास्थ्यप्रद नियोजन से युक्त थी। ठीक है, बस इतनी बातें लिख दी। इस तरह के आंसर जब हम लिखते हैं तो हमें मिलते हैं स्पेशल नंबर, और ये स्पेशल नंबर इसलिए मिलते हैं। अब इसमें बच्चा क्या करता है कि सर आपने इसमें ईंट की लंबाई चौड़ाई तो लिखा ही नहीं, कि साहब ये ईंट जो है कितने इंच लंबी थी, कितने इंच चौड़ी थी, कितने इंच ऊंची थी। सर उसमें तो 1:2:4 का अनुपात था। ये सही बात है, ये फैक्ट्स फ्री के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखे जाने। 125 शब्द में जब आंसर लिखा जाता है तो बहुत मूल बातों को लिखा जाता है। 200 शब्दों में लिखना होता तो कुछ फैक्ट्स इसमें से हम ऐड कर लेते। 300 शब्दों में लिखा जाना होता है, जैसे बिहार पीसीएस में लिखना होता है, तो हम और ज्यादा फैक्ट्स डाल करके विस्तार कर देते। तो यहाँ 125 शब्द में गागर में सागर भरना है, इसलिए जितना आता है सब कुछ देने की जरूरत नहीं है। जो क्वेश्चन की मूल मांग और उपमांग है वो जरूर दीजिए, और इसकी मूल मांग है हड़प्पा सभ्यता के शहरी नियोजन के बारे में बताना है, सिटी की प्लानिंग बताने के बारे में पूछना है। ईंट की लंबाई या चौड़ाई नहीं, ये किस कलर का मटका इस्तेमाल करते थे ये जरूरी नहीं। सो यू हैव टू डिसाइड द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, अदरवाइज आपको उतने नंबर नहीं मिलेंगे जितने नंबर आप पाने की इच्छा रखते हैं। क्लियर? ये मैंने एक क्वेश्चन आपको लिया ईयर 2020 से। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं अभी, थोड़ा सा आपको मैं एक वैरायटी दिखाने के लिए मैं एक और क्वेश्चन लेता हूं, और वो क्वेश्चन हम लोग लेते हैं चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, एक न्यू पेज ऐड करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं, फिर आपको फ्री कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ये लेते हैं ईयर 2019 का एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जिससे पिछले वर्ष से पूछे गए क्वेश्चन का एक स्वरूप भी आपके सामने आता चला जाए। ये क्वेश्चन नंबर 2, और ये क्वेश्चन भी हम 8 नंबर वाला ही लेते हैं। दिस इज ईयर 2019 यूपी पीसीएस में। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन लेते हैं अलग से। इंग्लिश में क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ आयरन, डिस्क्राइब द role of iron mineral in socio-economic development, in socio-economic development
of human being of human being during 600 to 300 BC। ठीक, सेम क्वेश्चन हिंदी में, हिंदी मीडियम के हमारे विद्यार्थियों के लिए भी। 600 से 300 ईसा पूर्व, 600 से 300 ईसा पूर्व में मानव के सामाजिक आर्थिक विकास में सामाजिक आर्थिक विकास में लौह खनिज की भूमिका का वर्णन करें। ठीक, अब अगेन हमें वही करना है जो हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में किया, वो मानक सभी के लिए। क्या करना डिसाइड किया था? सबसे पहला काम था मांग का निर्धारण, दूसरा काम था उत्तर प्रस्तुति स्वरूप यानी प्रेजेंटेशन स्टाइल का डिसाइड करना है, और तीसरा है फ्रेमिंग। विदाउट मिस्टेक। ठीक, तो चलिए, मांग में मूल मांग किस विषय पर है ये जानना है पहले। मेन डिमांड क्वेश्चन की क्या है वो समझना है। उपमांग क्या है वो भी समझना है। तो मूल मांग के साथ साथ उपमांग को समझेंगे तो बात बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। अब मूल मांग में देखिए किस सब्जेक्ट पर सवाल पूछा गया। 600 से 300 ईसा पूर्व में मानव के सामाजिक आर्थिक विकास में लौह खनिज की भूमिका का वर्णन करें, यानी एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन पर हमसे सवाल है। 600 से 300 ईसा पूर्व, ड्यूरिंग 600 टू 300 BC। तो मूल मांग हो गया 600 से 300 ईसा पूर्व का टाइम पीरियड। अच्छा, गौर करिएगा, 600 से 300 ईसा पूर्व के बीच में ही महात्मा बुद्ध का भी जन्म हुआ। 600 से 300 ईसा पूर्व के बीच में ही महावीर स्वामी ने जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर की भूमिका निभाई। मक्खली गोसाल ने इसी दौरान आजीवक संप्रदाय को जन्म दिया। इसी दौरान 16 महाजनपद थे। इसी दौरान मगध महाजनपद में बिंबसार, अजातशत्रु जैसे शासक हुए। इसी दौर में सिकंदर का आक्रमण हुआ। इसी दौर में क्षेत्रीय स्तर पर रिपब्लिक सिस्टम यानी कि गणतंत्रों की स्थापना भी हुई। इतने सारे सब्जेक्ट इस दौर में थे। सवाल हमसे क्या पूछा है? क्योंकि अगर हम केवल टाइम फ्रेम को लें तो 600 से 300 ईसा पूर्व में सारी घटनाएं हुई जो मैंने आपको बताया। इसीलिए उपमांग को जानना जरूरी कि आखिर इसमें से हमसे पूछा क्या है। तो उसने कहा है कि 600 से 300 ईसा पूर्व के बीच में जो सामाजिक आर्थिक विकास हुआ है भारत में, उसके बारे में आप बताएं। तो उपमांग में 2 उपमांग है। पहला, इस दौर के सामाजिक आर्थिक विकास के बारे में जानना चाह रहा है। तो क्या विकास जानना चाह रहा है या कुछ और जानना चाह रहा है? जी नहीं, सामाजिक आर्थिक विकास में लोहे की क्या भूमिका थी ये जानना चाह रहा है। वो बताना चाह रहा है कि आप, मतलब वो पूछना चाह रहा है कि क्या आप ये जानते हैं कि इस दौर में लोहे की वजह से हमारी अर्थव्यवस्था और सामाजिक जीवन में परिवर्तन आया था। तो आप इसमें लोहे की भूमिका क्या थी ये आपसे पूछ रहा है। ठीक, अब क्वेश्चन की मांग फिक्स हो गई कि साहब हमसे 600 से 300 ईसा पूर्व के बीच में, हमसे 600 से 300 ईसा पूर्व के बीच में जो सामाजिक आर्थिक क्रांति आई थी आपके देश में, उसमें लोहे की एक भूमिका थी,
आप उसके बारे में कितना जानते हैं वो जानना चाह रहा है, तो मांग क्लियर हो गई। अभी मैं बताते हुए इसका आंसर दूंगा, और ये सब मैं क्लास में पढ़ाता रहता हूँ, आप मेरे डिफरेंट क्लास में देखेंगे, ये सारे क्लास विगत वर्षों में मैंने पढ़ा है, यूट्यूब पे इसमें से बहुत सारे क्लास अवेलेबल भी हैं। अब उत्तर प्रस्तुति स्वरूप में आप देखिए कि साहब वो किस तरह से लिखने को कह रहा है। तो यहां लिखा वर्णन करें, ठीक है, यानी डिस्क्राइब करने को कह रहा है। वर्णन का अर्थ होता है सिलसिलेवार तरीके से बात को सामने वाले के सम्मुख रखना, एक तरह की डिटेलिंग होती। तो आपको जब डिटेल करते हैं, सिलसिलेवार करते हैं, तो उसमें एक तार्किक इंटर रिलेशन होना चाहिए, यानी तर्कपूर्ण निरंतरता आपके आंसर में होनी चाहिए। ठीक, तर्कपूर्ण निरंतरता क्या होती है अभी हम आपको समझाते हैं। तो साहब हमें क्या कहने को कह रहा है, हमें वर्णन करने को कह रहा है। अभी हम वर्णन भी करेंगे। अब इसकी फ्रेमिंग एंड फॉर्मेटिंग के लिए हम 3 पार्ट में क्वेश्चन को लिखेंगे। अच्छा, ये क्वेश्चन भी जो हमसे पूछा गया, ये क्वेश्चन 8 अंक का है, और इसके लिए केवल 125 वर्ड लिमिट यानी शब्द सीमा का आपको प्रयोग करना है। ये क्वेश्चन भी इसी तरीके का है। अब जल्दी से हम पहले आपको इस विषय का डिटेल कर दें, तभी आपको बात हम समझा पाएंगे, है ना। हम बहुत शॉर्ट में डिटेल करेंगे। दरअसल 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक आते आते भारत में लोहे का प्रयोग शुरू हो गया। ठीक, हाँ, लोहे का प्रयोग शुरू हो। भारत में लोहा इस समय 3 तरीके से इस्तेमाल हो रहा था, सब पे ध्यान देते जाइएगा, और ये सब आपको आंसर में लिखना है, और मैं अभी लिखता हुआ बोलूंगा भी। और चूंकि ऑनलाइन क्लास का एक बेनिफिट जानते हैं क्या होता है, ऑफलाइन में तो टीचर कुछ भी बोल के चला गया, आप भूल जाते हैं। ऑनलाइन क्लास में चीजें रिकॉर्डेड हो गई, आप 4 बार रिवाइंड करके सुने, टीचर ने सही बोला गलत बोला आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। ध्यान से सुनिए। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में लोहा विदेशों से आया था भारत में। लोहे का उद्भव और विकास अलग कभी पढ़ेंगे, बस इतना समझिए कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक आते आते उत्तर भारत में लोहे का प्रयोग 3 तरीके से हो रहा था। एक, एक्स यानी कुल्हाड़ी के रूप में हम इस्तेमाल कर रहे थे। हमने क्या किया, हमने कुल्हाड़ियों से जंगलों को काटकर मैदान प्राप्त किए, कटे हुए जंगल की लकड़ी में आग लगा दी, चारों तरफ राख ही राख फैल गई। फिर हमने लोहे का एक अन्य उपकरण इस्तेमाल किया, और वो था लोहे का हल। भारी भरकम हलों का प्रयोग किया, जिसे 1-2 नहीं 24-24 बैल खींचते थे, जिसका वर्णन उत्तर वैदिक साहित्यों में मिलता है, काठक संहिता में। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक आते आते उत्तर वैदिक काल है, इसके बाद नया काल शुरू होगा। तो भारी भरकम हलों का प्रयोग कर जो जंगल काटे गए थे, उसके जड़ों में जो मिट्टी बंधी हुई थी, उस जड़ को हल से खींचकर बाहर निकाल लिया गया, और नीचे की मिट्टी ऊपर और ऊपर की मिट्टी नीचे हो गई। ऊपर की राख युक्त मिट्टी नीचे मिल गई, और जब बारिश हुई तो सब चीजें सड़ गई, और मिट्टी में सड़े गड़े अवयव यानी जो मटेरियल्स थे, जिसमें कार्बन था, जिसमें ह्यूमस भी विकसित हो चुका था, जिसमें फास्फोरस भी था, पेड़ को जलने से जो कुछ भी मिनरल था वो सब मिट्टी में मिल गया था, पानी से सब सड़ गया, तो मिट्टी उर्वर हो गई, और हल से जड़ों को निकाल देने का मिट्टी ढीली भी हो गई। इस ढीली और पोली मिट्टी में उर्वरता के साथ जब बीज को बोया गया तो फसल लहलहा कर हुई। जब लहलहा कर फसल हुई तो क्या हुआ, यहां फ्लो चार्ट देखिए, हम लोग फ्लो चार्ट बोलते हैं। इसकी वजह से अधिशेष उत्पादन हुआ। अधिशेष उत्पादन, इंग्लिश बोलते हैं सरप्लस प्रोडक्शन। अधिशेष उत्पादन हुआ। अधिशेष उत्पादन की वजह से लोग, एक बस्ती के लोग अपनी जरूरत से ज्यादा अनाज को दूसरी बस्ती में ले जाकर देने लगे, और बदले में उनकी बस्ती का अधिशेष अपने यहां लाने लगे। तो अधिशेष उत्पादन से, अधिशेष उत्पादन कैसा, कृषिगत उत्पादन। तो लोहे के प्रयोग से, कुल्हाड़ी और हल के प्रयोग से अधिशेष उत्पादन कृषि में हुआ। कृषि के साथ साथ उद्योग धंधों का भी विकास हुआ। अब कृषि में आपने कपास पैदा कर दिया, तो कपास से आपने धागे बनाए, धागे से कपड़े बनाए, और कपड़े से सभ्यता से बन रहे थे आपके देश में। तो कृषि और उद्योग धंधों के साथ साथ अब धीरे धीरे व्यापार वाणिज्य भी होने लगा। ठीक, वो ये सब चीजें अधिशेष उत्पादन का परिणाम थी। अधिशेष उत्पादन की वजह से धीरे धीरे लोगों ने अपने कृषिगत उत्पाद को, उद्योग धंधों के उत्पाद को, व्यापार वाणिज्य के उत्पाद को ले जाकर के बाजारों में बेचना शुरू किया।
ठीक। बाजार उस जगह को कहते थे जहां खरीदने और बेचने का काम शुरू हुआ। बाजारों के आसपास जब लोग बसने लगे तो ऐसी जगह को नगर कहा गया। नगर नगर में बड़े स्तर पर जब ये आर्थिक गतिविधियां हुई तो महानगर विकसित हुए। महानगर की आर्थिक गतिविधियों से बहुत सारा कर वसूला गया और इसके साथ साथ राजनीतिक शक्तियों का विकास होने लगा। अभी हमने चूंकि राजनीतिक विषय नहीं पूछा इसलिए हम आर्थिक पे रोक देंगे। महानगरी, तो इसकी वजह से क्रांति हुई, इसे बोलते हैं नगरीय क्रांति हुई। और ये नगरीय क्रांति दूसरी बार हुई थी, पहली बार सिंध सभ्यता, तो द्वितीय नगरीय क्रांति हुई। तो लोहे के प्रयोग से आर्थिक क्षेत्र में द्वितीय नगरीय क्रांति आई, ये एक पहला परिणाम आएगा, ठीक, आर्थिक विकास में। और दूसरा क्या हुआ, गांव में जो रूढ़िवादी समाज था उत्तर वैदिक काल का, जातियों में बटा हुआ, स्त्री पुरुष का भेदभाव, वो धीरे धीरे उदार व विकसित समाज का विकास हुआ। विकसित समाज का विकास हुआ। इस विकास में क्या हुआ, धर्म को लेकर दो तरह के लोग बढ़ गए। एक जो वैदिक धर्म को मानते रहे, हिंदू धर्म को मानते रहे, दूसरे अहिंसा आधारित नास्तिक धर्म बौद्ध जैन और आजीवक को मानने लगे। इस दौरान स्त्रियों को भी अधिकार देने की बात कही गई, शूद्रों को भी अधिकार देने की बात कही, यानी जाति व्यवस्था में भी परिवर्तन आया, लोगों के वेशभूषा रहन सहन में भी परिवर्तन आया। यह था सामाजिक परिवर्तन। तो उदार व विकसित समाज नगरों में विकसित हुआ, यह सामाजिक विकास था। ये दो चीजें थी। इस दौरान द्वितीय नगरीय क्रांति से राजनीतिक विकास हुआ और महाजनपद राज्यों में तब्दील हुए, जैसे मगध राज्य, और फिर मगध राज्य साम्राज्य बन गया, जिसे मगध साम्राज्य कहा गया। और मगध साम्राज्य के नेतृत्व में पूरे भारत, उत्तर भारत पर कब्जा हुआ। तो इतनी बातें अगर आपको पता है इस फ्लो चार्ट के साथ, तो वर्णन के अंतर्गत ये तर्कपूर्ण निरंतरता आपको बतानी है कि पहले ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, इसका रिजल्ट ये हुआ। अब इसी को हम लिखेंगे कैसे, ये पढ़ाते समय हम इस तरह का फ्लो चार्ट आपको क्लास में देते हैं कि भाई पहले ये हुआ, क्या हुआ। चलिए हम फिर से आपको लिंक अप कर देते हैं, कलर अलग ले लेते हैं। पहले हमारे देश में लोहे का प्रयोग शुरू हुआ था, ठीक, कुल्हाड़ी और हल के रूप में। तीसरी चीज अभी मैंने यहां बताई नहीं थी, तीसरी चीज थी अस्त्र और शस्त्र, ठीक। दो ही चीज का काम सामाजिक और आर्थिक विकास में था, इसलिए हमने दो ही चीज को डिटेल कर दिया। कुल्हाड़ी से हमने जंगल काटे और हलों का प्रयोग करके हमने कृषि उत्पादकता में वृद्धि की, जिससे सरप्लस प्रोडक्शन यानी अधिशेष उत्पादन हुआ। अधिशेष उत्पादन से कृषि, उद्योग धंधे और व्यापार वाणिज्य में वृद्धि हुई। इसकी वजह से बाजारों का विकास हुआ, बाजार के आसपास मानव सभ्यता विकसित हुई तो नगर बने, नगर आगे चलकर महानगर बने, और इस तरह से नगरीय क्रांति आर्थिक जीवन में आई। तो यह आर्थिक विकास का परिणाम हुआ। इसके परिणाम स्वरूप अब किसान भी समृद्ध होने लगे। पहले से रूढ़िवादी गांव के लोग जब शहरों में जाकर बसने लगे तो वो उदार और विकसित समाज के रूप में विकसित हुए। ये उदार और विकसित समाज कैसा था, शूद्रों को भी हक देने की बात कहने लगा, जातिगत भेदभाव को दूर करने की बात कहने लगा, यहां तक कि महिलाओं को भी उनकी भूमिका बढ़ने पर बात कही जाने लगी। धर्म के क्षेत्र में विरोधाभास था, तो वैदिक धर्म के अलावा वैदिकेतर धर्म दर्शन का उद्भव हुआ, और यह सब सामाजिक परिवर्तन था। तो यह सामाजिक क्रांति का दौर था। तो देश में सामाजिक क्रांति भी आई, आर्थिक क्रांति भी आई। अब यहां से हम शब्द उठाएंगे और हम अपने आंसर में लिखेंगे। देखिए अब हमें फ्रेमिंग में पहला पैराग्राफ लिखना है, जो हार्डली मैंने बताया कि 30 से 50 शब्द के आसपास होना चाहिए। 125 शब्द लिखना ही है तो 30 शब्द से ज्यादा नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ध्यान से सुनिए। यहां 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में लोहे की कुल्हाड़ी का प्रयोग करते हुए जंगलों को काटकर मैदानी खेत प्राप्त किए गए और हलों के सहयोग से अतिरिक्त उत्पादन करने में सफलता प्राप्त की गई, जिसने आर्थिक व सामाजिक क्रांति को जन्म दिया। ठीक, पहले पैराग्राफ में हमने दो चीज हमसे पूछी थी। उपमांग में हमने बताया सामाजिक आर्थिक विकास और लोहे की भूमिका। तो हमने बताया कि लोहे की कुल्हाड़ी से हमने खेत प्राप्त किए और हलों का प्रयोग करके उसके उर्वर विकास के कारण अधिशेष उत्पादन प्राप्त किया, और इसने मतलब ये लोहे के दोनों उपकरण थे, इसने सामाजिक और आर्थिक क्रांति को जन्म दिया। ये 3 लाइन में हमने यहां पर बात बता दी। अब दूसरे हिस्से में आप बताइए
कि लोहे का प्रयोग करते हुए कैसे नगरीय क्रांति आई, कैसे सामाजिक क्रांति आई, ये बताते हुए आप यहां लिखिए कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक आते आते लोहे की कुल्हाड़ी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक आते आते लोहे की कुल्हाड़ी से बड़े बड़े जंगलों को काटकर मैदान प्राप्त किए गए। इन मैदानों में कटे हुए जंगल में आग लगा दी गई और मिट्टी को बांधे हुए जड़ों को हलों के सहयोग से उखाड़ फेंका गया। ढीली और पोली मिट्टी में उर्वरता के विकास के कारण अधिशेष उत्पादन में सफलता प्राप्त की गई, जिसके परिणाम स्वरूप कृषि अधिशेष, उद्योग धंधों में विकास तथा व्यापार वाणिज्य की परिस्थितियां विकसित हुई। इतने बाजारों को जन्म दिया, बाजारों के आसपास मानव सभ्यता बसी, जितने नगरों को जन्म दिया। आगे चलकर नगर महानगरों के रूप में तब्दील हुए और द्वितीय नगरीय क्रांति के रूप में आर्थिक क्रांति आई। पूर्ण विराम, पैरा चेंज करिए। नगरों में विकसित आर्थिक क्रांति ने नगरीय जीवन को उदार व विकसित समाज के रूप में विकसित किया। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक आते आते वैदिक कालीन ग्रामीण विकास में जातिगत भेदभाव, स्त्री पुरुष में भेदभाव जैसी समस्याएं उत्पन्न हो चुकी थी। महानगर इन सभी समस्याओं से बाहर निकलते हुए विकसित समाज का रूप लेने लगे और यहां सामाजिक क्रांति ने जन्म लिया। पुरुषों और महिलाओं के बीच के भेद को कम करने के हर संभव प्रयास प्रारंभ हुए। जातिगत भेदभाव के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इत्यादि विवादों को समाप्त करने के प्रयास शुरू हुए और अंततः सामाजिक क्रांति के कारण समाज में सुधारात्मक प्रयास प्रारंभ हुए, जिसमें बौद्ध और जैन धर्म की महत्वपूर्ण भूमिका थी। अब कंक्लूजन में आपको वर्णन का कंक्लूजन लिखना है। आप लिखेंगे इस प्रकार लोहे की कुल्हाड़ी व हल के प्रयोग से सामाजिक और आर्थिक क्रांति आई और इस सामाजिक और आर्थिक क्रांति को सुरक्षित रखने के लिए अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग किया गया, क्योंकि आर्थिक क्रांति के लिए भूमि की महत्ता थी और भूमि पर नियंत्रण के लिए अस्त्र और शस्त्रों से युक्त राज्यों का उद्भव हुआ। अंततः लोहे ने सामाजिक और आर्थिक क्रांति का एक स्वरूप भारतीय सभ्यता में जोड़ दिया। या कंक्लूजन और प्रभावी बनाना है तो अच्छे शब्दों का प्रयोग कर लें और लिखें कि इस प्रकार 6ठी शताब्दी से 3री शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान लोहे के प्रयोग से सामाजिक व आर्थिक क्रांति आई, जिसने भारतीय इतिहास में द्वितीय नगरीय क्रांति को जन्म दिया। इस तरह से आप किसी क्वेश्चन का जब आंसर लिखते हैं तो हर तरह की न सिर्फ मांग फुलफिल होती है, वर्णन में मैंने बताया कि तार्किक निरंतरता होनी चाहिए। देखिए, तर्क सहित निरंतरता है कि लोहे की इन चीजों के प्रयोग से अधिशेष उत्पादन, इससे बाजार का उद्भव, नगर, फिर महानगर, नगरीय क्रांति। और नगरीय क्रांति एक तरफ तो आर्थिक क्रांति को जन्म दे रही है, दूसरी तरफ उदार व विकसित समाज का निर्माण कर रही है, जो सामाजिक क्रांति के रूप में थी। इस प्रकार लोहे ने आर्थिक और सामाजिक क्रांति को जन्म दिया। यही बात हमने यहां लिखी थी, यहां हमने जस्टिफाई कर। इस तरह से जब हम किसी क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं तो हम बेहतर तरीके से नंबर पाने के हकदार होते हैं। अब इसमें छोटी मोटी मिस्टेक्स आप कैसे बचें? अक्सर शब्दों को लिखते समय आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं, उसका आप सुधार करें। ग्रामेटिकल मिस्टेक बड़ा कॉमन मिस्टेक मैं आपको बताता हूं, जो आप बड़ा सुनकर आश्चर्य करेंगे, कई क्लास में मैं बताता हूं। मान लीजिए आपने लिखा रुको मत जाओ, बड़ा कॉमन एग्जांपल है, मैं बहुत से क्लासेस में बता चुका हूं। आप कहेंगे सर ठीक तो है, क्या गलत है इसमें? गलत है, ये अधूरा वाक्य है। रुको मत जाओ के दो मीनिंग हो सकते हैं। भाई रुको, अभी मत जाओ, या तुम रुको मत, चले जाओ। दो विरोधाभासी अर्थ है। हिंदी एक वैज्ञानिक भाषा है। कुछ विराम चिन्ह आपको जाननी चाहिए, कुछ विराम चिन्ह का प्रयोग आपको सीखना चाहिए। और विराम चिन्ह क्या होते हैं? तरह तरह के विराम चिन्ह आपको सीखने हैं। हिंदी में किसी ने शायद ही सिखाया हो। विराम चिन्ह में एक होता है कॉमा, ठीक है, एक होता है विसर्ग, ठीक है, एक है, ठीक है, सेमीकोलन, इसे कोलन बोलते हैं, इसे सेमीकोलन बोलते हैं। या आप ब्रैकेट इस्तेमाल करते हैं, या सिंगल इन्वर्टेड कॉमा इस्तेमाल करते हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमा इस्तेमाल करते हैं, विस्मय बोधक चिन्ह इस्तेमाल करते हैं। ये विराम चिन्ह के अलग अलग प्रयोग हैं। इनके प्रयोग से अभिव्यक्ति स्पष्ट हो जाती। जैसे अगर आपने लिखा रुको के बाद एक कॉमा लगा दिया तो इसका अर्थ है रुको मत जाओ, यानी स्टॉप, डोंट गो अवे, स्टे हियर, डोंट गो अवे। इसकी मीनिंग स्पष्ट हो गई सिर्फ एक कॉमा लगने से। जैसे ये कॉमा हमने यहां से हटाकर
जैसे ही कॉमा हमने यहां से हटाकर रुको मत जाओ में हमने मत के बाद अगर लगा दिया तो इसी की मीनिंग बदल जाएगी। इसका मतलब है कि तुम रुको मत, चले जाओ। सिर्फ कॉमा से आप अर्थ और अनर्थ कर सकते हैं। आपको नहीं पता चलता, इसलिए कई बार आप लिखते हैं तो आपके आंसर राइटिंग में जो क्लैरिटी होनी चाहिए वो नहीं होती। एग्जामिनर को जितना कम मेहनत कराइएगा अपने क्वेश्चन के आंसर समझने में, वो उतना ही ज्यादा नंबर आपको प्रदान करेगा। ठीक है, चलिए आज के सेशन में हम लोगों ने बहुत सी काम की चीजों को देखा। उत्तर लेखन सत्र के 2 पार्ट हमने आपको लिए थे कि पहला भाई हम विषय परिचय करेंगे, इसके अंतर्गत हम ये समझेंगे कि कमीशन यानी आयोग किन मानकों के आधार पर किसी भी क्वेश्चन को अच्छा या खराब कहता है। उत्तर लेखन प्रयास के अंतर्गत 3 कौन से काम करने चाहिए, तो इन्हीं 3 मानकों को आपको ढूंढना है। जैसे मांग का निर्धारण करना है आपको, मांग के निर्धारण के बाद आपको क्या करना था, सबसे पहले आपको मांग का निर्धारण करना है, फिर आपको उसके उत्तर प्रस्तुति स्वरूप का निर्धारण करना है, फिर फ्रेमिंग और फॉर्मेटिंग के साथ बिना किसी मिस्टेक की चीजों को लिखना है। अब उत्तर लेखन प्रयास का हमने अभ्यास भी कराया, कई तरह के क्वेश्चंस आपके क्लास में डिस्कस किए और बताया कि इसके आंसर्स आपको कैसे करने चाहिए। फिर हमने प्रॉमिस किया था कि आज ही हम लोग विगत वर्षों के क्वेश्चंस को चर्चा करेंगे। ज्यादा तो मौका नहीं मिला, हमने एक 2020 का क्वेश्चन लिया और एक हमने 2019 का क्वेश्चन लिया, और दोनों क्वेश्चन की हम लोगों ने डिमांड के अकॉर्डिंग आंसर लिखते हुए विदाउट एनी मिस्टेक्स पूरे क्वेश्चन का मूल मांग, उसके उपमांग की हमने चर्चा कर दी। फिर उत्तर प्रस्तुति स्वरूप क्या होगा वो भी बताया, और पूरे आंसर को हमने वर्ड टू वर्ड क्लास में एक्सप्लेन किया। आप रिकॉर्डिंग सुनकर के पूरा आंसर चाहे तो लिख सकते हैं, जरूर लिखिएगा और फिर पढ़कर देखिएगा कि क्या आप इस तरह से आंसर लिखते थे। यदि हाँ, तो इसका मतलब है कि आप मेंस में नंबर पाने लायक लिखते थे, और अगर नहीं तो जो जो कमियां थी उसे आप इंप्रूव करिएगा। हम फिर आपके लिए कल एक सेशन लेकर आएंगे। आज हमने आंसर राइटिंग सेशन आपके बीच में क्लियर कर दिया। कल एक और नया सब्जेक्ट हम आपके बीच में लेकर आएंगे। आर्ट एंड कल्चर के 2 क्वेश्चन हमने आज आपके बीच में डिस्कस कर दिए। कल के सेशन में राइटिंग स्किल के ही सेशन के साथ हम किसी और सब्जेक्ट के क्वेश्चन को लेकर आएंगे। उसमें हम मॉडर्न हिस्ट्री ले सकते हैं, हम वर्ल्ड हिस्ट्री ले सकते हैं, साइंस का कोई क्वेश्चन ले सकते हैं, आईआर का कोई क्वेश्चन ले सकते हैं। और ये विषय जो हमने यहाँ सीखा है आंसर लिखना, कल हम उसे कंटिन्यू करेंगे और ये देखेंगे कि क्या यही पैटर्न विज्ञान के आंसर में, आईआर के आंसर में या किसी और सब्जेक्ट में फिट बैठता है कि नहीं। मैं तो हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर आपको पढ़ा ही रहा हूं, मैं साइंस टेक भी पढ़ाता हूं, आईआर का सेक्शन भी पढ़ाता हूं, यहां तक कि निबंध और एनवायरमेंट इकोलॉजी भी पढ़ाता हूं। तो क्या ये फॉर्मेट एनवायरमेंट इकोलॉजी पे भी काम करेगा, क्या ये फॉर्मेट साइंस में काम करता है? तो कल के सेशन में हम इसी तरह का एक सेशन लाने की कोशिश करेंगे। टेक्निकल कारणों से चूंकि मैंने शिफ्ट किया है तो मेरा जो पैनल बोर्ड है वो डिस्टर्ब हो गया है, इसलिए हमने आपके बीच में एक रिकॉर्डेड सेशन दिया है। हम कल कोशिश करेंगे कि टेक्निकल इश्यूज अगर ना हो तो हम लाइव सेशन आपके बीच में आने की कोशिश करेंगे। इसके लिए आप YouTube को सब्सक्राइब कर लें, अनअकैडमी के इस YouTube प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जब भी हमारा कोई भी लेक्चर नोटिफाई हो तो आप तक वो पहुंच जाए। इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि उससे चीजें आपको टाइम पर प्राप्त हो सके। चलने से पहले अनअकैडमी आपके लिए और क्या क्या सुविधाएं विकसित करता है, जरा उसे भी हम समझ लेने की कोशिश करें। अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर जो टॉपिक आपके लिए है, यहां तक तो हम लोगों ने स्लाइड वाइज समझ लिया था। नेक्स्ट है का अनअकैडमी आपके लिए सुपर कॉम्बो सब्सक्रिप्शन ऑफर भी लेकर आया है। बीपीएससी और यूपीपीएससी की तैयारी आप एक साथ कर सकते हैं अनअकैडमी के साथ। अब आपको अलग अलग प्लस के कॉम्बो आपको दिए जाते हैं। आप चाहें तो केवल बीपीएससी की तैयारी कर लें, आप चाहें तो यूपीपीएससी और यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी एक साथ कर लें, या आप चाहें तो यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी और बीपीएससी की तैयारी एक साथ कर लें। आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा फीस के साथ ये कॉम्बो ऑफर आपको अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। इसके लिए आपको क्या करना है,
हमारा यूट्यूब ज्वाइन करना है, जिसके लिए समय समय पर हम ऐसे जो सेशंस आपके लिए लाते हैं वो आपको उसका फायदा मिले। हमारा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लें। मेरी टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो है RK सूर्यवंशी, RK। अच्छा, इसमें गैप मत करिएगा, मैं आपको क्लियर कर देता हूं थोड़ा सा, और ज्यादा बेहतर होगा आपके लिए। हाँ, मेरा जो टेलीग्राम चैनल है वो R, साथ में लिखे के, एक गैप दीजिएगा, सूर्यवंशी अनअकैडमी ऑफिशियल चैनल, ठीक है। हाँ, RK सूर्यवंशी का अनअकैडमी, अनअकैडमी ये ऑफिशियल चैनल है, ठीक। तो आप टेलीग्राम पर हमसे जुड़ जाएं, उसमें हम समय समय पर आपको जो इंफॉर्मेशन देते हैं, जैसे कल के सेशन की इंफॉर्मेशन भी हम टेलीग्राम पर आपको अपलोड कर देंगे, जिससे उस टाइम पर आप लाइव हमारे साथ जुड़ सकेंगे, ठीक है। ये लेट इवनिंग का सेशन होगा, आप किसी भी जॉब में हो, नौकरी में हो, आराम से 9 या 10 बजे के आसपास हमारे सेशन को आप ज्वाइन करें, रिलैक्स होकर। कल हम लाइव सेशन में होंगे और आज के सेशन के डाउट्स के साथ हम कल चर्चा करेंगे, ठीक। आज का सेशन अगर आपने देखा है तो कल हम इसके डाउट्स भी आपकी क्लास में जरूर लेंगे, ये मेरा प्रॉमिस है, ठीक है। सो चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब अनअकैडमी को, अगर अनअकैडमी का ये प्रयास आपको अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स को। इससे बेहतर गिफ्ट आप अपने दोस्त को नहीं दे सकते हैं। सब्सक्राइब करिए अगर आपको लगता है कि हाँ सर, हमें अनअकैडमी से अगर इस तरह का कोई रेगुलर कोर्स मिल जाए तो हमारा काम हो जाएगा और हम SDM या डिप्टी SP जैसे पदों पर पहुंच सकते हैं। तो आज ही आप इसे सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए हमने पहले ही बताया, कोई भी कोर्स आपको सब्सक्राइब करना हो, आपको RKSS लाइव आपको यहां पर नोट डाउन करना है। RKSS लाइव डालते ही आपको इस कोड के अगेंस्ट 10% किसी भी कोर्स में आपको वेव ऑफ मिल जाएगा, इसका फायदा आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, आज के लिए इतना ही। अब कल की क्लास में आते हैं। आप जल्दी से जल्दी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, अनअकैडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए, अनअकैडमी का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि कल जब हम आपके लिए, कल और परसों लगातार हम आपके लिए सेशन लेकर आएंगे, तो जब हम कल परसों आपके लिए सेशन लाएं तो पहले से ही आपको उसकी इंफॉर्मेशन मिल जाए और लाइव क्लास में आप हमसे जुड़ सकें, जिससे कि आपको क्वेश्चन के आंसर्स भी मिलते चले और आपके डाउट्स क्लियर होते चले, ठीक है। चलिए, आज के लिए हमें इजाजत दे दीजिए, ये क्लास यहीं पर क्लोज करते हैं, कल बात करते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। चलिए।